मुझे पैरालिसिस हुआ था क्योंकि मैं थोड़ा प्यार में पागल हो गई थी किसी के, एंड मैं बहुत ज़्यादा मतलब इन्वेस्टेड थी उस इंसान के अंदर। तो यूट्यूब पे सर्च कर रही हूँ आइज़ गेटिंग ड्राई, आइज़ नॉट ब्लिंकिंग, ऐसे वाले लाइन से। तो उसमें अनुपम खेर की एक वीडियो आई थी जिसमें वो अगर ब्रश भी कर रहे थे तो उनके पानी गिरा था। मैं सीधा उठी हूँ, मैंने वॉशरूम में गई हूँ, मैंने ट्राई किया और मेरे भी पानी यहाँ से गिर रहा है। नेक्स्ट डे हम न्यूरो के पास गए। ही वाज लाइक होगा तो इस महीने ठीक हो जाएगा, नहीं होगा तो 3 महीने में नहीं होगा, और नहीं हो तो पूरी लाइफ में नहीं हो। मेरे पास जितने पैसे थे मैंने उससे स्किन केयर खरीदा ताकि मैं तो मेरी फोटो अच्छी आए। मेरे उस चीज की टेंशन थी, आंसू आते आते ऐसे हो गए। तो आपका वो कौन सा मोमेंट था व्हेन यू रियलाइज दैट यू नो कंटेंट क्रिएशन आपको फुल टाइम परस्यू करना है? ये विद द फ्लो हुआ, क्विक लोगों ने पहचाना, मेरे बहुत क्विक फॉलोअर्स बढ़े। लिटरली मुझे नहीं समझ में आया बिकॉज 4 मंथ्स में 8 मिलियन क्रॉस करना बहुत बड़ी चीज़ है लोगों के लिए। फिर वापस से मुझे एक बार और स्टॉक आया था जनवरी में बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप ओनली। आई स्टार्टेड टेकिंग स्टेरॉइड्स, इसमें स्टेरॉइड्स होते हैं। माई वेट वॉज 52 एंड विद इन 7 days माई वेट गोज 85। सो इट्स अ ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, मुझे डॉक्टर ने ही बताया। हाँ, ये सलमान खान को भी बीमारी है, वो भी मुझे डॉक्टर ने ही बताया कि उनको भी है। सडन अटैक्स आते हैं यहाँ पे, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ करंट लग गया है। दिस इज अ सुसाइडल डिजीज। तो उस टाइम आपने कैसे स्ट्रेंथ गेन करी? आपका क्या आउटलुक था? मैं बोल रही हूँ ये ऐसे होता था, मेरे को नहीं पता चल रहा है बट आपको पता चलेगा। इट वॉज द ओनली ऑप्शन जो मेरे पास था, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि मैं इसके साथ तो नहीं जी सकती। हार्डेस्ट पार्ट मेरी फैमिली को सफ़र करना पड़ा। मतलब माई डैड इज़ वेरी अटैच्ड टू मी। उनके सामने ये एक्ट करना कि नहीं नहीं सब बढ़िया बाबा, अरे ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू नेवर नो, मैं अभी पॉडकास्ट कर रही हूँ और अगले 2 घंटे बाद मैं मैक्स हॉस्पिटल में लेटी हुई हूँ। यू नेवर नो। तो फिर आप अपने फिटनेस पे कैसे ध्यान दे पाते हो जब आपके साथ ये? आई ईट हेल्दी। अब मैं एक ही रोटी खाती हूँ तब से 6 सालों से। आई डू मेडिटेशन, योगा नहीं। आपके लिए प्यार का मतलब क्या है? व्हाट्स द कंप्लीट डील ब्रेकर इन अ रिलेशनशिप? Hi, I'm Saloni and I'm a beauty fashion influencer and you are watching me on FitTak. Hello everyone and welcome to your favorite show, the Gupshup Gala, only on FitTak. And today we have someone very special with us, Saloni Mittal. You all know her for her fashion, beauty and lifestyle content and for the strong social media presence that she has built online. But there's a lot more to the story than what we see online. Along with success and popularity, she has also gone through some very difficult phases in life, including her battle with trigeminal neuralgia and paralysis. So today we'll talk about her journey, her personal life, relationships, health struggles, recovery and everything she has learned along the way. So let's give her a very warm welcome. Hi. Hello Saloni. Hi Anshika. Welcome. Thank you. How are you feeling? Good. It's my first podcast. I'm a little nervous. I don't know like how. गपशप गाला में बहुत अच्छे से गपशप होती है, कोई नर्वसनेस की कोई ज़रूरत नहीं है। Okay. ठीक है, shall we start? Yeah. ओके सलोनी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप अपने कंटेंट क्रिएशन जर्नी के बारे में बताइए कि आपका क्या मोटिवेशन था, क्या स्टोरी है आपकी पूरी जर्नी की? So it was not part of my plan. Like it was not part of my journey or it was not part of my career. It started like back in 2019. I was doing a business. It was like very well business. जितना मैं आज earn कर रही हूँ उतना ही मैं उस time पे earn कर रही थी. So suddenly I did one shoot for my friend. She was makeup artist and मैंने एक shoot किया. Then she was like, oh no, you try modeling. और मैंने start की modeling. और फिर मॉडलिंग में क्या होता था कि आप जा रहे हो, आपको अच्छे कपड़े पहनने को भी मिल रहे हैं, अच्छा स्टाइलिंग हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है एंड यू आर अर्निंग मनी। दैट टाइम इट वाज इजी मनी, मतलब आप 2 घंटे के लिए जा रहे हो और आपको 5 से 6 हज़ार रुपये मिल रहे हैं एंड इन बिजनेस एंड यू वर्क फॉर 24 आवर्स और तब आपको पता भी नहीं कि वो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। मॉडलिंग के बाद मैंने टिकटॉक पे वो वीडियोस पोस्ट की एंड विद इन 3 days मेरे 250K फॉलोअर्स हो गए थे एंड देन मुझे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के मैसेजेस आए तो हमने कंटेंट साथ में स्टार्ट किया बनाना। सो दैट्स हाउ टिकटॉक स्टार्टेड और विद इन 4-5 months मेरे 8 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे टिकटॉक पे और फिर टिकटॉक बैन हो गया।
सो सैड। फिर इंस्टाग्राम पे हमने स्टार्ट किया। तो आई वॉज अ एंटरटेनमेंट क्रिएटर। मैं कपल कंटेंट बनाती थी, एंटरटेनमेंट वीडियोस बनाती थी। देन फिर से स्विच आया, बहुत ही एक सटल मोमेंट आया कि जहाँ पे एंटरटेनमेंट क्रिएटर्स को ब्रांड्स आने बंद हो गए। फिर देन आई स्टार्टेड मेरा फैशन जर्नी। फिर थोड़ा थोड़ा ब्यूटी जर्नी स्टार्ट किया बिकॉज मेरे ब्रेकअप्स हुए, तो थोड़ा सा खुद पे वर्क किया। फिर पूरी अब ब्यूटी क्रिएटर्स में स्विच हो गई हूँ। तो बहुत सारे लेयर्स है स्टोरी की। एक पैसा मोटिवेशन था स्टार्टिंग में, बट फिर ब्रेकअप हुआ, हार्ट ब्रेक हुआ, फिर आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया। या तो उसकी रील्स आपने डाली ब्रेकअप की? नहीं, इन द सेंस मोटिवेशन दैट यू नो, बट मेरे फॉलोअर्स ने डाली। अच्छा। सो या बट मैंने नहीं डाली। लोग एकदम से मोटिवेशन के लिए रील्स बनाना शुरू करते हैं ना कि मेरा ब्रेकअप हो गया है, नाउ आई एम ट्राइंग टू। नहीं, बट वो लोगों को अपने आप समझ में आता था बिकॉज आई कैन नॉट हाइड माई फीलिंग्स। वो अपने आप वीडियोज में धीरे धीरे पता चलती रही। आई होप यू आर हैप्पी नाउ। आई एम वेरी हैप्पी। ओके, तो आपका वो कौन सा मोमेंट था व्हेन यू रियलाइज दैट यू नो कंटेंट क्रिएशन आपको फुल टाइम परस्यू करना है? सो ये विद द फ्लो हुआ अपने आप। मेरे को बहुत क्विक मतलब लोगों ने पहचाना, मेरे बहुत क्विक फॉलोअर्स बढ़े। तो मुझे पता ही नहीं चला, मतलब मैं बस देखती रह गई और कब मैं कहाँ पहुँच गई मुझे समझ ही नहीं आया। लिटरली मुझे नहीं समझ में आया बिकॉज 4 months में 8 million क्रॉस करना बहुत बड़ी चीज़ है लोगों के लिए। मैं सबको यही बोलती हूँ क्योंकि मैं जो बिजनेस करती थी उसमें मैं 24 आवर अपना टाइम देती थी। आई वॉज द सिंगल पर्सन जो उस बिजनेस को हैंडल करता था। और उसमें मुझे पता ही नहीं होता था कि आज शायद इतना प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। और एकदम से आप मतलब इस इंडस्ट्री में बहुत ये प्रिविलेज है कि हमें बहुत अच्छा इनकम मिलता है। तो वो उस टाइम पे एक बिजनेस से या फिर एक जॉब से अर्न करना बहुत मुश्किल है। राइट। तो मुझे नहीं समझ में आया कब मैं उस फ्लो में चलती गई। और बहुत ऐसे पॉइंट्स भी आए, लो पॉइंट्स भी आए हैं, ऐसा नहीं है, बट ठीक है, आई वॉज हैप्पी। ग्रेट। जब आपने टिकटॉक बैन होने की बात करी तो उस टाइम एक बहुत बड़ा हॉल्ट आया था इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी में कि मतलब अब कैसे काम करना है, कैसे क्या करना है। नहीं, मेरे को सिर्फ शीन के जाने का दुख हुआ था, टिकटॉक के जाने का दुख नहीं हुआ। ओके। तो वो जो स्विच था फ्रॉम टिकटॉक टू इंस्टाग्राम, लाइक वाज इट रियली हार्ड या आपको पहले से लोग जानते थे? बहुत अच्छा था। टिकटॉक गया तो हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज आई। MX टकाटक आया उस टाइम पे। हमने बहुत मतलब वी वर नॉट अर्निंग एनी अमाउंट फ्रॉम टिकटॉक उस टाइम पे। एंड टिकटॉक के जाने के बाद वी वर अर्निंग लाइक वेरी नाइस अमाउंट। बोल भी नहीं सकती मैं आपको, इतना अच्छा वेरी नाइस अमाउंट। ठीक है, हम नाइस अमाउंट के बारे में बात नहीं करेंगे। अब वायरलिटी की बात करते हैं कि ऐसा कौन सा कोई रील आपकी वायरल गई हो, कोई ऐसा वायरल मोमेंट हुआ जहाँ पे आपको लगा अब यहाँ पे मैं किल कर रही हूँ? सो मेरा एक कार्टून कैरेक्टर था, साथ में टॉय था, एक पिलो टेडी टॉय था। तो उसके लिए आज भी मेरे को लोग पूछते हैं कि वे इज योर कालू, वे इज योर दैट चिंपैंजी। तो वो उसके साथ जो मेरी वीडियोस थी वो बहुत वायरल जाती थी। तो लोग आज भी उस चीज़ के बारे में पूछते हैं और बहुत लोग मुझे उसी कैरेक्टर के लिए जानते हैं। ओके, तो यू स्टार्टेड ऑफ एज एन एंटरटेनमेंट इन्फ्लुएंसर। तो मतलब आप रील्स, सो पीपल यूज्ड टू टीज माय टॉय। वो मेरे को टॉयज बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो मेरे को कोई अगर मेरे टॉयज को कोई भी ऐसा कुछ फेंक देता था, कुछ भी ऐसा करता था, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। और वो रिकॉर्ड हो गया और वो पोस्ट हो गया और लोगों को वो चीज़ें पसंद आने लगी। लाइक मेरा जो किडिश बिहेवियर था या मैं जो पॉजेसिव होती थी अपने चीज़ों के लिए, तो वो लोगों को पसंद आया। एंड वो आज भी लोग पूछते हैं कि वे इज़ ही। कभी भी सलोनी के टॉयज को टच नहीं करना पैक हो गया है अब। नहीं, कभी किसी को टच नहीं करना। और आपको एक खिलौना, आपको एक टॉय दिया जाएगा इस पॉडकास्ट के बाद। यस, यू विल बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। इन्फ्लुएंसर की बात करें तो आपके हिसाब से ऐसा कौन सा बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है जो लोगों के मन में है इन्फ्लुएंसर्स को लेके? मतलब ऐसा मेरे लिए लोग बोलते हैं कि शी हैव एटीट्यूड, या फिर लोगों को मैंने अपने बहुत सारे क्लोज फ्रेंड से भी सुना है जो उनको मेरे को देख के फर्स्ट टाइम ऐसा लगता है कि वो बहुत ही एटीट्यूड है इसमें और बात नहीं करेगी। बट मैं बहुत जल्दी ओपन अप हो जाती हूँ। अच्छा। मतलब स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है बट मैं बहुत जल्दी ओपन अप हो जाती हूँ। एंड लाइक फॉर इन्फ्लुएंसर्स, लोगों को लगता है कि इनकी लाइफ बहुत ईजी है, कंटेंट ही तो बनाना है, कैमरा के सामने खड़ा तो होना है, बट यू डोंट नो कि उस कैमरा के पीछे क्या क्या चीज़ें चल रही होती है, कितना टाइम लगता है। लाइक आई वॉज इन लंडन लास्ट मंथ एंड मुझे एक ब्रांड का शूट करना था और मेरे पास सिर्फ 1 घंटा शूट का टाइम था और मैं सुबह 7 डिग्री के अंदर शॉर्ट ड्रेस पहन के वहाँ पे शूट कर रही थी फॉर अ ब्रांड। मतलब वो मेरी कमिटमेंट थी, अगर मैं नहीं करके आती तो वो मतलब वो ब्रांड
को मुझे वो वीडियो देना था, तो मुझे कैसे ना कैसे वो 5 बजे शूट करना पड़ा मॉर्निंग में, मतलब 5-6 बजे के आसपास। उसके बाद मेरे पास टाइम ही नहीं था क्योंकि मेरी और ब्रांड की कमिटमेंट्स थी। सो वो चीज़ें कोई भी नहीं देखता, वो वीडियो में नहीं पता चलेगा कि मैंने 7 डिग्री में शूट किया है या मैंने कैसे शूट किया है, वो किसी को नहीं पता चलेगा। उन्होंने उससे वो वीडियो देखा कि हाँ सलोनी वॉक कर रही है या सलोनी फ्लॉन्ट कर रही है अपना आउटफिट। बट मेरे लिए, बिकॉज आई हैव सम हेल्थ इश्यूज़, उसमें मुझे 7 डिग्री में ऐसे कपड़े पहन के शूट करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, बट स्टिल आई मैनेज। ऑफ कोर्स वी विल गेट बैक टू दैट हेल्थ इशू ऑफ कोर्स। तो कभी आपने अपने हेल्थ इश्यूज़ को लेके कभी आपने किसी ब्रांड को ना बोला है कि मतलब इतना प्रेशर मैं मुझसे नहीं होगा? लाइक एक्चुअली मैंने अपनी हेल्थ कंडीशंस बताई ही नहीं सोशल मीडिया पे। अभी रिसेंटली, क्योंकि मेरे को लास्ट ईयर ही कुछ डायग्नोज हुआ, तो रिसेंटली ही मैंने एक वीडियो डाली थी वॉइस ओवर में कि हाँ, क्योंकि वो भी किसी का मैसेज आया था तो मुझे लगा कि ठीक है मुझे बताना चाहिए ये, तो मैंने वो डाला। अदरवाइज मैंने कभी बताया नहीं है ज़्यादा अपने हेल्थ के बारे में सोशल मीडिया पे। मतलब मैंने उस चीज़ को छुपा के ही रखा है क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि मैं नेगेटिविटी लोगों तक पहुँचाऊँ। लोग मुझे खुश देखना चाहते हैं, मैं वही दिखाती हूँ। लाइक फ्रॉम एन अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू कभी आपने लोगों को पैरालिसिस का पता है, एक्चुअली मुझे पैरालिसिस हुआ था तो वो लोगों को पता है, बट मैंने उसको ज़्यादा नहीं, ऐसे मेरे को ऐसा लगता है लोगों को लगेगा मैं सिंपैथी कैच कर रही हूँ या कुछ भी, तो मैंने ज़्यादा नहीं बताया कभी सोशल मीडिया पे। मैं ज़्यादातर अपना ट्रैवल और हैप्पी गर्ल ही मोड दिखाती हूँ अपना। Okay, so if you are comfortable, can we talk about paralysis? Yeah. Okay, so my next question is that only, like, what happened? What exactly happened? What was that moment? And I mean, I know it must be very hard, but if you feel comfortable. No, it's not hard at all. So, so it happened in 2020. मुझे पैरालिसिस हुआ था क्योंकि मैं थोड़ा प्यार में पागल हो गई थी किसी के, एंड मैं बहुत ज़्यादा मतलब इन्वेस्टेड थी उस इंसान के अंदर। तो चीज़ें ख़राब हुई तो मेरा दिमाग भी ख़राब हुआ, थोड़े बटन्स ख़राब हो गए मेरे नर्व्स के, तो मुझे पैरालिसिस का स्ट्रोक आया था। सो वो कैसे आया, आई हैव नो आइडिया, मतलब क्या हुआ था मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे को पैरालिसिस हो गया। एक दिन, मेरे को ऑलरेडी 2 दिन हो गए थे, मैं अपना सॉन्ग का शूट करने गई हूँ पैरालिसिस पे, और डायरेक्टर मुझे कह रहा है कि आपकी एक आंख ब्लिंक नहीं कर रही, उसको हिलाओ। मैंने कहा कैसे नहीं ब्लिंक कर रही, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तो फिर मैं घर गई हूँ और नेक्स्ट डे मैं फिर लेटी हुई हूँ एक डार्क रूम के अंदर, लाइट नहीं थी उस दिन मेरे फ्लैट पे, एंड मेरी आइज़ बहुत ड्राई हो रही थी। और मैंने ना उस टाइम पे कोरोना सीन चल रहा था, तो हम कोई भी डॉक्टर्स के नहीं जा सकते थे, मतलब कुछ भी ऐसे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलती थी हमें उस टाइम पे। तो मैं सिर्फ यूट्यूब पे सर्च कर रही हूँ आइज़ गेटिंग ड्राई, आइज़ नॉट ब्लिंकिंग, ऐसे वाले लाइन से। तो उसमें अनुपम खेर की एक वीडियो आई थी जिसमें अनुपम खेर अपने कुछ बता रहा था, वो अदालत वाली शायद वीडियो थी कि वो अगर ब्रश भी कर रहे थे तो उनके पानी गिर रहा था। मैं सीधा उठी हूँ, मैंने वॉशरूम में गई हूँ, मैंने ट्राई किया और मेरे भी पानी यहाँ से गिर रहा है। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने नाइट सूट पहना हुआ था, मैंने अपना बैग उठाया और मैं अपनी सिस्टर के यहाँ गई और मैंने उनको फ़ोन किया कि जीजू के कोई डॉक्टर हैं क्या जो आंखें चेक कर लें या कुछ भी। तो मुझे भी ना ऐसा मुंह टेढ़ा टेढ़ा सा मेरा हो रहा है, और मेरे पास मिरर नहीं था उस टाइम पे क्योंकि लाइट भी नहीं थी। तो मैं रोहिणी गई हूँ और मैं जैसे ही पहुँची उन्होंने मुझे देखा और वो रो रहे हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से, और मैंने तब मिरर देखा कि मैं बात कर रही हूँ और मेरा मुंह टेढ़ा जा रहा है और मैं भी रो रही हूँ। देन सडनली, मतलब उस टाइम पे तो वो मोमेंट को जैसे तैसे हमने मैनेज किया क्योंकि फैमिली को भी नहीं बता सकते थे। फिर हम लोग हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल भी एक डिस्टेंस पे हमने बात की, उन्होंने हमें एक न्यूरो का नंबर दिया। नेक्स्ट डे हम न्यूरो के पास गए, एंड फनी पार्ट, वो न्यूरो बहुत अच्छे हैं, मतलब ही 65 उस टाइम पे, अब तो 5 साल बूढ़े हो गए होंगे, 670 हो गए होंगे। उनसे मैंने पूछा कब तक ठीक हो जाएगा ये, ही वाज लाइक होगा तो इस महीने ठीक हो जाएगा, नहीं होगा तो 3 महीने में नहीं होगा, नहीं हो तो पूरी लाइफ में नहीं हो। उनके ऐसे कौन सा डॉक्टर बोलते हैं, बट वो बहुत ही ऐसे लॉटरी लगने वाली बात है, मतलब ऐसे वाले सीन थे। तो उन्होंने एक फिजियोथेरेपिस्ट का नंबर दिया, मैं उनके पास गई। ही इज़ अ ग्रेट मतलब डॉक्टर। उन्होंने जो मेरी लाइफ जर्नी में, मतलब मैं तो होती भी नहीं, आज पॉडकास्ट भी नहीं कर रही होती अगर वो नहीं होते, मैं तो जा रही थी। मतलब मैं ऐसे पॉइंट पे आ गई थी कि बस अब तो हो गया, अब ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने, न्यूरो ने ऐसे ही बोल दिया था कि नहीं हो तो नहीं हो, और मुझे कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे थे। 10 डेज़ हुए, 15 डेज़ हुए, मैं उनको बोलती थी आप झूठ बोलते हो, कहते अभी ठीक हो जाएगा बस 15 दिन में। मैं 15 दिन तो हो गए, कल ठीक हो जाएगा, 2 दिन लगेंगे, ऐसे वो मुझे डेली होप्स देते थे। और मुझे ऐसा लगता था कि नहीं। फिर मैं एक पॉइंट पे ऐसे आ गई थी कि मैं 2 दिन बाद घर जाऊँगी, अपने फ्लैट जाऊँगी। हाँ, तो मैं
अपने फ्लैट जाऊँगी और आई डू दिस, ठीक है। बट मैंने शायद उनको पता चल गया था ये बात मेरे डॉक्टर को, क्योंकि मैं उनके पास बैठती थी। मैं 1 घंटे का मेरा सेशन होता था, उसमें हमें यहाँ पे करंट्स देते हैं, मतलब उस करंट के बाद सर बहुत दर्द होता था। वो ऐसे करंट्स पूरे आपको फील करना, अब तो मुझे मतलब आदत है। तो वो करंट्स मिलते थे, फिर मैं उनको बताती थी कि नहीं आप नहीं, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा। वो अपनी लाइफ जर्नी बताते थे, अपनी चीज़ें बताते थे, मेरे को बिठा के रखते थे। शायद उनको समझ में आ गया था क्योंकि मेरी बातें ऐसे होती थी उनके साथ। देन मैंने सोचा कि बस अब मैं अपने ऊपर, मैंने स्किन मेरे पास जितने पैसे थे मैंने उससे स्किन केयर खरीदा ताकि मैं मेरी फोटो अच्छी आए। टेंशन थी, आंसू आते आते ऐसे हो गए। मैंने स्किन केयर पे इन्वेस्ट किया, मैंने मेरी सिस्टर्स को स्किन केयर दिलाया, मैंने मेरे फ्रेंड्स और जितने लोग थे मेरे जिनको मतलब मुझे जिनसे प्यार था, मैं उनको गिफ्ट्स भेजने लगी, ताकि मुझे ऐसा था कि जाते टाइम वो बाद में ये याद करो सलोनी बहुत अच्छी थी, उसने हमें ये भी जाते जाते देके गई। तो मैंने ये भी किया। तो उस टाइम पे मैंने बहुत टॉयज़ खरीदे, मतलब मैंने बहुत इन्वेस्ट किया अपने ऊपर कि ठीक है मैं जाते जाते ये करने वाली हूँ। बट जिस दिन मैं फ्लैट जाने वाली थी उस दिन कुछ तो हुआ और मेरे डॉक्टर ने बोला कि अब तुझे 3 दिन कंटिन्यू आना है मेरे पास थेरेपी लेने। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी, मैं जा रही हूँ, मैं गुड़गांव शिफ्ट हो रही हूँ वापस से, मुझे नहीं करानी, अब मेरा जैसा मुंह टेढ़ा है वैसा ही ठीक है मुझे। तो कहते नहीं 7 दिन में ठीक कर दूंगा, मुझे 7 दिन दे। मैंने कहा आपको 1 महीना दे दिया, आपने तब कुछ नहीं किया, अब क्या कर लोगे आप 7 दिन में। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको 100 बैलून्स फुलाने हैं एवरीडे, 100 च्युइंगम खानी है, 3 दिन ये वीडियो भेजनी है मुझे डेली खाते हुए कि, और अगर नहीं ठीक हुआ ना तो तेरे को जो करना है तू कर लेना। उन्होंने मेरे को ऐसे बोला था जो तेरे को करना है, क्योंकि उनको पता था, मैंने उनको 2-3 बार ऐसे बोल दिया था मैं जाऊँगी, मेरे को नहीं जीना। तो उन्होंने बोला तेरे को जो करना है ना फिर तू करना, पर तू ये मेरे को 7 डेज़ ये कर ले। 3rd डे तक भी कुछ नहीं था, मैंने 3rd डे मैं 100 बैलून से ज़्यादा फुलाती थी, मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं थे। बट 4th डे मैंने उनको जब वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाया, और जो 1st डे था और 4th डे था काफ़ी चेंजेस थे, फिर 5th डे भी काफ़ी चेंजेस थे। 6th डे मैंने उनको बोला तब भी उतने चेंजेस तो नहीं ना, आपने पूरे तो ठीक नहीं किए। तब उन्होंने मुझे जो उनके अराउंड और लोग थे जो सेशन लेने आ रहे थे उनसे बातें करवाई। फिर सब बोल रहे थे कि ये 1 महीने में ठीक हुआ है, ये 2 महीने में ठीक हुआ है, ये इतने महीने में ठीक है। तब मुझे थोड़ा सा होप लगी। तो उन्होंने बोला कि हो जाएगा, बिल्कुल एकदम उससे ज़्यादा सुंदर लगोगी तुम जब ये ठीक हो जाएगा, जो पहले लगती थी उससे ज़्यादा सुंदर लगोगी। तो फिर मैंने थोड़ी सी होप अपनी ऐसे मुझे आई, फिर हो गया ठीक। फिर वापस से मुझे एक बार और स्टॉक आया था जनवरी में, बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप ओनली। You should stop doing relationships. It doesn't work for you. It doesn't work for your body. फिर बट वो बहुत ही माइनर था, तो हमें पता था कि कैसे उसको, मेरे पास स्टेरॉइड्स थे। एंड ऑल्सो इस जर्नी में जब मेरे को 16th को मतलब आई स्टार्टेड टेकिंग स्टेरॉइड्स, इसमें स्टेरॉइड्स होते हैं। माई वेट वॉज 52 एंड विद इन 7 days माई वेट गोज 85। मेरा वेट इतना ज़्यादा ऊपर हो गया था कि मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था, लोग मुझे पहचानते नहीं थे कि वही सलोनी है। मतलब ऐसा मेरे से चला तक नहीं जाता था, मैं इतना ज़्यादा मैंने वेट गेन कर लिया था। मैं अपनी सिस्टर को बोलती थी कि एक और रोटी खिला दो ना प्लीज़, और वो मेरे को मतलब वो मैं 10 रोटी खा लेती थी, मुझे नहीं पता चलता था कि मैंने खाना खा लिया है। मैं उनको ऐसे, मेरे को ऐसा लगता था मैं भूखी हूँ, आप प्लीज़ मेरे लिए खाना बना दो। मैं उनको रोती रहती थी कि मुझे खाना खाना है, मुझे खाना खाना है। और मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया था, तो तभी मैंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस किए जो आज भी हैं, जो मेरे डाइट के चेंजेस हैं, वो मेरे साथ अभी तक स्टिक हैं और मेरे को रखने ही पड़ेंगे फॉर लाइफ टाइम, अदरवाइज़ वापस से वो चीज़ें हो जाएगी। तो फिर क्या किया आपने? देन सब कुछ बढ़िया था, लाइफ में सब बढ़िया था। थोड़े से हेडेक्स रहते थे बट मुझे लगा कि ठीक है नॉर्मल है। बट लास्ट ईयर वो हेडेक्स करंट्स में बदल गए। वो यहाँ पे मुझे करंट आता है, मतलब वो कभी भी हो सकता है, वो अभी भी हो सकता है, वो कभी भी हो सकता है। बट जब वो आता है तब समझ नहीं आता कि क्या करना है। सो इट्स अ ट्रांजैमिनल न्यूरोलॉजिया, मुझे डॉक्टर ने ही बताया। हाँ, ये सलमान खान को भी बीमारी है, वो भी मुझे डॉक्टर ने ही बताया कि उनको भी है। सो इसमें सडन अटैक्स आते हैं यहाँ पे, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ करंट लग गया है या झंझनाहट हो रही है, कोई मतलब अजीब सा होता है। आई कैन नॉट टेल यू कि वो क्या पेन होता है, समझ ही नहीं आता। तो दिस इज अ डिजीज़। इस टाइम पे मैंने मतलब सर दीवार में भी मारने का मन करता है, मैंने किया भी है, ही नोज।
तो कुछ भी होता है तो इसका कोई ना सॉल्यूशन है ना कोई इसके आगे, मतलब कोई सर्जरीज है, जो इसकी सर्जरी है भी तो वो पॉसिबल नहीं है करवाना। मतलब उसके कुछ रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं, 20-30% ही ठीक हो पाता है, बट आई एम एट 30% स्टेज राइट नाउ, मतलब एक्सट्रीम नहीं हुआ है मेरा अभी तक। ओके, टच वुड, और होना भी नहीं चाहिए। ऐसा कुछ अभी नहीं है जो आपने छोड़ा है इस कॉन्वर्जेशन में, सब आपने बता दिया है। बट फिर भी मैं आपसे पैरालिसिस के बारे में वही घूम फिर के ये पूछना चाहती हूँ, जब आपको पता चला कि आपका वो रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला कि ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, जब आपने अपने आप को शीशे में देखा, आपने जो पूरा एक्सपीरियंस नरेट किया, तो वो जो एक पॉइंट होता है जब आपको पता चलता है कि ये सिर्फ नॉर्मल कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ऐसी है जो आगे तक लाइफ लॉन्ग आपके साथ स्टे कर सकती है, तो उस टाइम आपने कैसे स्ट्रेंथ गेन करी? आपका क्या आउटलुक था? क्या आपको लगता है आपकी पॉजिटिविटी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इस पूरी जर्नी में? मेरे डॉक्टर ने रोल प्ले किया है। मैंने तो छोड़ ही दिया था कि ठीक होगा, मैं बता रही हूँ। मैं तो वॉज द ओनली ऑप्शन जो मेरे पास था, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि मैं इसके साथ तो नहीं जी सकती, बिकॉज मैंने जिस करियर को चूज़ कर लिया था उसमें तो फेस वॉज द ओनली थिंग। तो मेरे लिए तो ये था कि अगर ये नहीं ठीक होगा तो बस, क्योंकि वो 1 मंथ तक भी उसी चीज़ को झेलना जो ठीक ही नहीं हो रहा है, बिकॉज आप बोलते हो फेस स्टिल रहता है, जैसे आप, मतलब आई कैन टेल यू, जैसे ही फेस मैं बोल रही हूँ हल, ये ऐसे होता था, मेरे को नहीं पता चल रहा है बट आपको पता चलेगा, तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। जैसे मैं बोलूँगी ये एक आई ब्लिंक करेगी, एक आई भी ब्लिंक नहीं करेगी, और एक फेस साइड में जाएगा। मैं ई नहीं कर पाती थी, मैं स्माइल नहीं कर पाती थी, मैं रो भी नहीं सकती थी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे एक फेस पूरा स्टिल है। तो मेरे डॉक्टर ने ही मेरे को ये होप दी कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद जब एक बार ठीक हो गया फिर तो यार आ जा वापस, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है कैसे झेलना है। अब तो कम बैक हो गया हाँ, आपका। अब तो मैं झेल लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी भी कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको अभी भी ध्यान यस, आई कैन नॉट हैव आइसक्रीम, जो मेरी फेवरेट है। मैं आइस से रिलेटेड कुछ भी नहीं ले सकती हूँ, मेरे को ज़्यादा, मैं AC टेम्परेचर नहीं हैंडल कर सकती हूँ। आई टेक हॉट वाटर एवरी मॉर्निंग, मतलब ये मेरा पहली चीज़ होती है बिफोर टेकिंग माई ब्रेकफास्ट। मतलब आई हैव हॉट वाटर वेर एवर आई एम, यूरोप हो, US हो, कहीं पे भी हो, मुझे हॉट वाटर सबसे पहले लेना है। ये आफ्टर पैरालिसिस ही मेरा स्केड्यूल बना है। ये पैरालिसिस की हमने पूरी कहानी जान ली, फिर आपने बात की ट्राइगेमिनल न्यूरैल्जिया के बारे में। हाँ, तो ये इसका एहसास आपको कब हुआ कि आपको ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है? मुझे लगा, एक्चुअली मेरे हेडेक्स हो रहे थे। मुझे ये जो पेन है ये 5 मिनट्स 10 मिनट्स आता है, मतलब 5 मिनट्स में ज़्यादा बोल रही हूँ, 2-3 मिनट्स होता है, वो लगता बहुत लंबा है। बट उसके बाद जो हेडेक होता है वो मुझे ऐसा लगा कि नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल हेडेक्स होते हैं। या फिर मुझे पता था, क्योंकि जो पैरालिसिस मेरे को हुआ था बेल पेल्सी, जो ये हमारी नर्व होती है वो ENT से कनेक्टेड होती है, तो उसी में मुझे पेन होता था, इसी साइड मुझे अटैक्स आते हैं। तो मुझे लगा वही है, अब जो टूट गई है वायर वो थोड़ा बहुत तो स्पार्क करेगी जब करेगी। तो मुझे वो नॉर्मल लग रहा था कि ठीक है, बट देन वो एक्सट्रीम हो गया। मैं कायरोपैट्रिक के पास जाती थी कि ठीक है थोड़ा सा सर दर्द ठीक कर देते कायरोपैट्रिक। फिर मैंने डॉक्टर को जब दिखाया तो उन्होंने मेरा MRI करवाया। MRI में भी कुछ नहीं आया, थोड़ी अभी लास्ट MRI में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, बट ठीक है। बट उन्होंने फिर सिम्टम्स जाने तो उन्होंने बोला कि आपको तो छोटे मोटे नहीं, सलमान खान वाली बीमारी हुई है सीधा। तो मैंने कहा ये कौन सी है? मैंने कहा इसका सॉल्यूशन क्या है? कि कुछ नहीं, छोड़ दो जो कर रहे हो काम, हंसना छोड़ दो, रोना छोड़ दो, जो कर रहे हो वो सब छोड़ दो। बिकॉज इसमें ऐसा है कि हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, अगर मैं ज़्यादा हंस रही हूँ तब भी मुझे पेन होगा, मैं ज़्यादा रो रही हूँ तो भी मुझे पेन होगा, मैं ज़्यादा कुछ भी कर रही हूँ जो मेरे फेस के लिए मतलब एक्सट्रीम है, लिमिट से बाहर है, तो वो कुछ भी हो सकता है, मतलब तब हो सकता है ये चीज़। तो मुझे वो अपनी लिमिट्स ध्यान रखनी पड़ती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा हंस ली हूँ, अब बस करो। तो ये बहुत अनप्रेडिक्टेबली कभी भी आ जाता है, कभी भी आ सकता है। यस, बट यूजली नाइट में ही हुआ है, जब पूरे दिन का स्ट्रेस एक साथ इकट्ठा हो जाता है, पूरे दिन की खुशियाँ एक साथ इकट्ठी हो जाती है, तो हो जाता है। Let's take a deep breath. You are so brave, Saloni. First of all, I have to say this. How nicely you have narrated your journey. It's phenomenal. But again, back to back जो आपके साथ चीज़ें हो रही थी, आपके साथ पैरालिसिस हुआ, फिर सलमान खान वाली आपको डिजीज़ हुई, रेयर चीज़ नहीं होती आपके साथ, एकदम सलमान खान वाली। How was your mental health? What did you do about it? So
आई कीप माई सेल्फ बिजी, मतलब मैं हमेशा अपने आप को ऑक्यूपाइड रखती हूँ. अगर मुझे नींद भी नहीं आ रही तो आई डू समथिंग क्रिएटिव. आई मेक गिफ्ट्स फॉर माई फ्रेंड्स. दैट वॉज माई बिजनेस. आई यूज टू मेक हैंडमेड क्राफ्ट एंड ऑल. सो वो मैं अभी भी बनाती हूँ. आई डू पेंटिंग, आई डू क्रिएटिव थिंग्स कि मैं पहले बना लेती हूँ, देन मैं सोचती हूँ अच्छा किसको गिफ्ट करना है. तो आई डू दैट. मैं अगर मेरा दिमाग थोड़ा फ्री होता है और मेरे को ऐसा होता है कि नहीं आज कुछ कहीं पे ऑक्यूपाइड है दिमाग कहीं किसी सिचुएशन में, तो मैं उसको कहीं और लगाने का ट्राई करती हूँ. आई हैव डॉग्स, तो मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, उनको नहला देती हूँ कि चलो. कुत्ते को क्यों तोड़ा भाई? वो भी कह रहा है. तो कल की बात है, मैंने सारे बच्चों को नहला दिया, चलो तुम. 4-5 घंटे मेरे गए. Wow, dogs में like मुझे क्यों? I have 6 dogs, तो 6 dogs? Yes. Oh my God, I think they are keeping you occupied. पूरा All मेंटल हेल्थ का time. ध्यान रख रहे हैं वो आपके. अभी तो छोटे छोटे बेबीज है तो बेड के नीचे घुस के पूरा रात तांडव करता है. अरे तो मेरे को पूरी रात करना पड़ता है बेड के साथ. Oh God, तो आपको हमेशा से अपने दोस्तों के लिए चीजें करना बहुत पसंद रहा है, from what I can. ऑलवेज. Okay. मैंने अपने दोस्तों से ही सीखा है. मुझे प्यार मिला है तो मुझे देना भी आया है फिर. Okay. तो अब हाउ डज योर डे लुक लाइक? पहले कैसा आपका हुआ करता था डे, लेकिन अब जब आपको इतने जो हेल्थ इश्यूज हैं जो आप ऑफ कोर्स बहुत ब्रेवली फाइट कर रहे हो, तो अब आपका दिन कैसा लगता है? इट्स नॉर्मल, मतलब सेम ही है, बस थोड़े से फूड डाइट के चीज़ें चेंज हुई है. मैं बाहर का खाना मैं पहले भी नहीं खाती थी और अभी भी नहीं खाती हूँ, बट या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे पसंद है खाना. बिकॉज आइसक्रीम एंड आइस से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ है मैं नहीं खा सकती. अगर मेरे को आइसक्रीम खानी भी है तो मुझे उसको पूरा मेल्ट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कि वो मेल्ट हो जिससे मुझे वो ठंडी ना लगे. जैसे ही मैं खाऊंगी अदरवाइज मेरे ब्रेन फ्रीज हो जाएगा. मतलब जो हमें एकदम से हम ठंडा खाते हैं तो ऐसे ब्रेन फ्रीज होता है, वो नहीं करना चाहिए. उसी से ही बेल पेल्सी की स्टार्टिंग होती है. अगर मतलब किसी को ये बात नहीं पता कि लोग कॉफ़ी पीते हैं बहुत ही ज़्यादा, आइस कॉफ़ी समथिंग, और अगर आपको ब्रेन फ्रीज हो रहा है तो मत पियो. वो ही स्टार्टिंग है बेल पेल्सी का, कि क्योंकि आपकी नर्व अगर हिट कर रही है तो मतलब आपके लिए ठंडा खाना पीना सही नहीं है. तो ये मेरा बचपन से ही था. मेरे को आइस में कुछ भी खाती थी तो मेरे को थोड़ा सा ऐसे दर्द होता था यहाँ पे. तो वो मैं अवॉइड करती हूँ वो सब चीज़ें. एंड रूम टेम्परेचर्स, मेरे फ्रेंड्स को प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं गर्मियों में भी मैं ब्लैंकेट लेके बैठी होती हूँ कि अच्छा तुम्हें लोगों को एसी चलाना है तो मुझे ब्लैंकेट लेके बैठना पड़ेगा बिकॉज मुझे ठंड लगती है. सो दैट्स हाउ इट इज़. आई स्पेंड माई होल डे विद माई डॉग्स, अदरवाइज आई एम शूटिंग. ओके. एंड व्हाट वाज द हार्डेस्ट पार्ट जब आपने ट्राइगेमिनल हो गया चाहे पैरालिसिस हो गया, इस पूरी जर्नी को जब आपने बहुत ब्रेवली उसको किया, फेस किया, इसमें सबसे ज़्यादा कोई हार्डेस्ट पार्ट दैट यू वुड लाइक टू शेयर? हार्डेस्ट पार्ट मेरी फैमिली को सफ़र करना पड़ा. मतलब माई डैड इज़ वेरी अटैच टू मी. सो उनको उनके सामने ये एक्ट करना कि नहीं सब बढ़ गया बाबा, अरे ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मेरे को पता भी नहीं चलता इसका क्या है ये तो. बट आई नो, मेरे सर्वेंट्स नो या माई ब्रदर्स हियर, उसको पता है, वो मेरे साथ ही रहता है कि क्या क्या चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है. एक रात यू नेवर नो, मैं अभी पॉडकास्ट कर रही हूँ और अगले 2 घंटे बाद मैं मैक्स हॉस्पिटल में लेटी हुई हूँ. यू नेवर नो. तो ये बहुत बार हुआ है. तो मेरी फैमिली के लिए बहुत टफ था. उनको रोते देखना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था. बाकी तो मैं खुद तो झेल लेती हूँ सब. उनको भी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग बनना होता होगा आपके सामने. उनको टेंशन रहती है. व्हेनेवर आई ट्रैवल उनको बहुत टेंशन रहती है कि ट्रैवल में कुछ हो गया तो भी, मतलब वहाँ कुछ हो गया तो वो सारा टाइम ऐसे कॉल पे रहते हैं, मैसेज पे रहता है कि अच्छा इज शी ओके और नॉट. तो वो डर जो उनके दिमाग में ना, उससे मुझे डर लगता है कि वो, बिकॉज ही 70 अराउंड, मतलब 65 अराउंड, ज़्यादा बोलूँगी चिढ़ जाएंगे. 65 के अराउंड है वो. तो उनको ये डर रहता है कि हाँ मैं बाहर जा रही हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ, वहाँ पे कुछ हो गया तो वहाँ कौन होगा. बिकॉज आई हैव पीपल हियर, मतलब यहाँ पे ये भी है, भाई भी है, सर्वेंट भी है, सब राजस्थान से ही है, मेरे डैड के ही लोग हैं जो उनको न्यूज़ देते रहते हैं ऑल टाइम. तो बट वहाँ पे हो गया तो उनको वो उस चीज़ की जो डर है उनके माइंड में, वो क्योंकि मैं ट्रैवल करती रहती हूँ तो वो डर मैं निकाल ही नहीं पा रही. मैं उनको कैसे समझाऊँ कि नहीं अब ठीक है, अब ठीक है, अब वो जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है. सलोनी, यू हैव बीन थ्रू अ लॉट एंड नाउ द नेशन वांट्स टू नो, आप इतना चिल कैसे रह लेती हो?
मेरे डैड कैसे? चिल है, दैट्स व्हाई। हाँ, इतना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इतनी जब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लाइफ में, एक जो माइंडसेट होता है वो चेंज हो जाता है, इन द सेंस नेगेटिव हो जाते हैं। हमारे साथ ही ऐसा क्यों है, मैं ही मिली थी इस सब चीज़ के लिए, तो आपने कैसे पॉजिटिव वो रखा? उसके लिए आई टॉक टू माधव, सो आई बिलीव इन गॉड, मतलब अंधा विश्वास है मुझे भगवान में। मुझे बहुत, ऐसा नहीं है, उनका और मेरा बहुत लव एंड हेट वाला रिलेशनशिप है। मैं अच्छा बोलती हूँ तो बुरा भी उन्हीं को बोलती हूँ, मतलब बहुत ही बुरा बोलती हूँ सॉरी तो मतलब उनकी वजह से आई डू मेडिटेशन। मैं वो भी बिलीव करती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बट कभी कभी समझ में नहीं आता कि अच्छा इसमें क्या हो रहा है, तो वो भी मैं उन्हीं से पूछती हूँ, बट बाद में रियलाइज़ होता है कि नहीं, सही में जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। एंड मैं हमेशा बाद का पहले सोचती हूँ कि ठीक है, बाद में अच्छा होगा ही, अभी मुश्किलें चल रही है बट ठीक है, बाद में अच्छा होगा। बिकॉज ये सब मेरे डैड ने ही एक मतलब बचपन से हमें समझाया है इतने सारे, और आई एम इन माई 30s नाउ, तो अब इतने एक्सपीरियंस झेल लिए कि अब समझ में आ गया है कि हो जाएगा, सब बढ़िया होगा एक टाइम। इतनी बार दिल तोड़वा लिए हैं, हाँ। अब तो सब अच्छा हो ही जाएगा। तो आपका ये जो पॉजिटिव आउटलुक है लाइफ को लेके, आई थिंक यू गिव द क्रेडिट टू योर पेरेंट्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, योर फादर। हाँ, मेरे फादर के ऐसे एक्सपीरियंसेस है। अभी मैं आई वॉज इन यूरोप, तो मेरा मूड ठीक नहीं था अभी कुछ लास्ट वीक नहीं, मतलब स्टार्टिंग ऑफ दिस मंथ, तो मैं लेक पे बैठी थी एंड मैं वहाँ बैठ के लेटर राइट कर रही थी कि मतलब मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ कि कितनी सारी चीज़ें हैं। एंड मैं अपने मॉम और डैड को वहाँ बैठ के लेटर लिख रही हूँ, मेरी फ्रेंड्स को लेटर लिखे हैं मैंने बैठ के, उनको फ़ोटोज़ भेजी है। मम्मी पापा को भेजने के लिए मैं सोच रही थी कि कहीं रोने ना लग जाए, आज का दिन खराब हो जाएगा रोने लग गए तो मतलब आज पूरा दिन कॉल करेंगे कि कुछ ख़राब तो नहीं है, बट आई डू दैट, मतलब मैं भेजती रहती हूँ उनको लेटर्स, तो उनको अब आदत हो गई है। तो मैंने वहाँ बैठ के भी उनको ऐसे लिखा कि क्या क्या उन्होंने किया है। सो मेरे डैड का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है मेरी लाइफ में। उन्होंने हमें बहुत ही पेशेंस सिखाया है, सब्र और शुक्र सिखाया है कि ज़्यादा हो तो बोलना मत और कम हो तो कहना मत। तो ये मेरे डैड ने हमें हमेशा सिखाया है, और उनके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है। जब वो बताते थे तब तो ये लगता था कि ठीक है, अपने लाइफ की बातें बता रहे हैं, क्या ही तो एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। बट अब जब वो ही एक्सपीरियंस घूम के हमारे तक आते हैं तब लगता है अरे नहीं, पापा सही बोलते थे, ये होगा। तो अब मेरे को कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं सबसे पहले पापा को बोलती हूँ। कुछ भी, मेरा हार्ट ब्रेक भी हुआ तो मैं सीधा पापा को, नहीं हो रहा पापा, नहीं करना, मुझे ब्रेकअप करना है तो मैं पापा को फ़ोन करके बोलती हूँ। इस टाइम तक तो 30s तक आते आते रिलेशनशिप तो दूर की बात है, शादी का भी बहुत प्रेशर आने लगता है। लाइक डिड यू एवर फेल दैट प्रेशर? मेरे ब्रदर की शादी के बाद मुझे प्रेशर था, बट अब नहीं है। अब नहीं है? नहीं, अब उनको मैंने बोल दिया मुझे नहीं करनी है। नहीं करनी है? नहीं, अब उनको ऐसा है कि जब तुझे करनी हो तब मुझे बता देना। तो ही इज़, मतलब मेरा एक ब्रेकअप हुआ था, ही कॉल टू माई डैड कि अंकल ऐसे ऐसे नहीं हो रहा और नहीं हो पाएगा, आप सलोनी का ध्यान रखना। अब मेरे पापा को तो पता है कर लेगी, अरे ये सोचता ये तो मर जाएगी इसकी तो मेरे पापा ने मेरे को अपने पास ही रखा। मैंने कहा अरे कुछ नहीं करूँगी, आप टेंशन मत लो, मैं जा रही हूँ, मेरा काम है। मैं झूठ बोल के वापस आ गई। मेरे को तूने मेरे पापा को बोला कैसे, मतलब ये बता। देन हो गया। फिर उसके बाद 2 साल बाद, मतलब 1-1.5 साल बाद मैं पापा को बोल रही हूँ कि पापा मुझे तुझसे शादी करनी है। पापा हमारा पैचअप हो गया और ये वो, मेरे पापा कहते ठीक है बढ़िया, ही वॉज हैप्पी कि ठीक है। फिर मैं 1 साल बाद बोल रही हूँ पापा ने। देन माई डैड वॉज लाइक देख, तूने मेरे को पहले बोला था कि नहीं करनी, तब भी मैं तेरे साथ था। फिर तूने मेरे को आके बोला कि करनी है, मैं तब भी तेरे साथ था। तू मेरे को आज बोल रही पापा नहीं करनी, मैं तब भी तेरे साथ हूँ। और अगर तू कल मेरे को आके बोलेगी पापा करनी है, तब भी मैं तेरे साथ रहूँगा। बट तुझे पता होना चाहिए तेरे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अगर तू खुश है तो मैं खुश हूँ। तो ही इज़ लाइक दैट। उन्होंने हमेशा वो हमें लिवरेज दी कि जो तुम्हें करना है करो, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। The super dad you had in your life. He's crazy. And what is this connection with you have, भाई? What is this यार response? मेरा सीन ऐसा है कि मैं नहीं रो पाती हूँ किसी के सामने, और मैं मतलब मेरे घर में भी किसी को नहीं पता चलेगा कि आई हैड अ बैड डे। मैं अंदर रो लूँगी, उसके बाद मैं ऐसे दिखूँगी कि हाँ, इससे खुश लड़की कोई नहीं है।
तो मैं रो ही नहीं पाती हूँ किसी के सामने, तो उनको पता है कि, और मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं किसी और को परेशान करने से बेटर है खुद को परेशान कर लो, तो मेरा वो माइंड रहा है। बट अब नहीं है, वो बहुत पहले था, अब माइंड वैसा नहीं है। अब तो मुझे ऐसा है मैं ही प्रायोरिटी हूँ सबसे पहले। अब मैं खुद को खुश रखूँगी, उसके बाद दूसरे का सोचूंगी। अब वैसे मोमेंट पे आ गई हूँ मैं। ओके, ग्रेट। सेल्फ लव एरा आपका स्टार्ट हो गया है, ग्रेट। अभी रिलेशनशिप में तो नहीं हो ना? बता दो क्या कर रही No, I won't tell. अभी अगर मैं जो भी होगा वो सीधा शादी की फोटो डालेगी इंस्टाग्राम पे। ओके, पूरा हार्ड लॉन्च होगा, अब सीधा। कुछ बताया नहीं जाएगा? अब कुछ भी नहीं, अब नो ब्रेकअप, नो पैचअप्स, कुछ सॉफ्ट लॉन्च नहीं, सीधा शादी की फोटो। सीधा सिंदूर के साथ फोटो आ रही है सलोनी की। सीधा, फिर उसके बाद कपल गोल शुरू होंगे। ये लेट्स गो। Yeah. ओके, अब बैक टू ट्राइगेमिनल के बारे में बात करते हैं। उसमें मुझे बस ये जानना था, क्योंकि बहुत से लोग जब इस बीमारी के बारे में सुनते हैं तो उनका पहला सवाल ये होता है मन में जो आता है कि कैसे हो गया, हम तो अच्छा खा रहे थे। आई एम श्योर आपकी भी लाइफस्टाइल जिस हिसाब से रही है, क्योंकि आप मॉडलिंग करते थे, आप अच्छा खाते थे, आप बाहर का कभी नहीं खाते थे। तो क्या आपने डॉक्टर से वो पूछा कि मुझे ऐसा क्यों हुआ, या क्या है इसका रीज़न, क्या हो सकता है आपके इसका रीज़न पैरालिसिस ही है। मतलब ऑब्वियसली मैं बता रही हूँ ना कि ये जो ENT हमारी नर्व होती है, यहाँ पे हमारी जो ये नर्व होती है, इसमें मैं आपको मतलब जैसे मेरे डॉक्टर ने मुझे समझाया था, मेरे एक फ्रेंड ने, कि 2 वायर्स है यहाँ पे। वो जब वायर, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, तो वायर गलत जब कनेक्ट होती है तब वो जो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है वो हमसे हैंडल नहीं होता। वो जो 2 वायर अटैच हो जाती है एकदम से, उसी वजह से ये ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी का पेन आता है। और ये नर्व मेरी ऑलरेडी इफेक्ट हो गई थी इन 2020 पैरालिसिस की वजह से। और वो किसी वजह से भी होती है, वो स्ट्रेस की वजह से भी होती है, आप ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, वो स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है, वो कोई और लाइफस्टाइल, मतलब मेरे को तो स्ट्रेस की वजह से ही था, और कुछ बोलते हैं ठंडा खाने से भी हो जाता है किसी को। तो ये बहुत नॉर्मल है। बॉयज़ में ये यूजली राइट साइड में होता है, जो मैंने देखा था मेरी जर्नी के टाइम पे, और गर्ल्स को यूजली इसी साइड होता है। प्रेग्नेंट वुमेन को भी बहुत होता है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। क्योंकि मैं जब थेरेपी ले रही थी तो मेरे सामने बहुत सारी ऐसे प्रेग्नेंट वुमेन्स आती थी जिनको पैरालिसिस था। तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे उनका इतना स्ट्रेस टाइम चल रहा होता है कि बहुत मुश्किल होता है। ओके, तो मतलब कुछ मेडिसिन वगैरह भी इसमें स्टार्टिंग में मेडिसिन देते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं ताकि वो फैले ना, वो वहीं पे स्टॉप हो जाए। उसके बाद कोई मेडिसिन नहीं है, उसके बाद सिर्फ थेरेपीज है, वो जो करंट्स लगते हैं जिससे वो प्लेसमेंट सही करते हैं। हाँ, मतलब और ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया में पहले गामा नाइफ करके एक सर्जरी आई थी जो लेज़र सर्जरी थी। वो भी मतलब सक्सेसफुल नहीं है। अब एक MVD करके एक सर्जरी है जिससे वो पूरा प्रॉपर यहाँ पे बहुत बड़ा मार्क आ जाता है, वो कट करके जो 2 नर्व्स अटैच होती है उसके आगे मतलब कुछ कवर लगा देते हैं जिससे वो दूर कर देते हैं। तो वो बहुत बड़ी सर्जरी है, और अभी मैं उस लेवल पे नहीं हूँ टचवुड कि मैं वो सर्जरी करवाऊँ। अभी आई थिंक ये भी नहीं अच्छे से पता चला है कि ये कितनी सेफ है, कितना क्या कुछ ऐसा। मतलब वैसे मैंने जितने भी आर्टिकल्स भी पढ़े उस पर, या फिर डॉक्टर से भी सुना है कि रिजल्ट्स नहीं है उनके, 40% 50% रिजल्ट्स है, मतलब क्योरेबल नहीं है। और मैं उस स्टेज पे नहीं हूँ कि मैं सर्जरी करवाऊँ अभी, बिकॉज अभी लास्ट स्ट्रोक मुझे 1 महीने पहले हुआ था, मतलब 25 डेज बैक। ओके। एंड सलोनी, एक सलमान खान ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि वो बिरयानी खाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको थोड़ी सी बिरयानी में खाने में आधा घंटा 1 घंटा लगा था। तो क्या ये आपके लिए भी बहुत आज भी पेनफुल है खाना खाना, च्यू करना? मैं अभी मैंने उनको बोला भी था कि मैं कंटिन्यूसली बात भी नहीं कर सकती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली कि मैं आपको देखूंगी तो मेरा फेस, मैं अगर नहीं बोल रही हूँ, अगर मैं एक ही जगह स्टक हो गई तो मेरा फेस कांपने लग जाता है, और मैं स्माइल ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि आप मेरे से बात कर रहे हो तो मैं कहा करके रखना पड़ेगा, और मेरा फेस वहीं स्टक हो जाता है। तो मैंने उनको बोला था कि मेरे को थोड़ा सा गैप चाहिए होगा अगर मेरा फेस मूवमेंट स्टक हो गया, तो इस वजह से प्लीज फील फ्री टू। हाँ, इट्स ओके। बट हाँ, इससे टीथ का भी प्रॉब्लम है एक्चुअली। जब मेरे को ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया नहीं पता था तो मैं डेंटिस्ट के पास भी गई हूँ कि मेरे दांतों में दर्द होता है, देखो ना दांतों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फीलिंग करा के आ गई हूँ तोड़ के,
बिना बात के मैंने बहुत टीथ के भी कुछ ना कुछ काम करवाए। मुझे समझ ही नहीं आया था एक्चुअल हुआ क्या है। तो बाद में और डॉक्टर्स के पास जाने के बाद पता चला अच्छा दिस इज ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी। तो आपको और क्या क्या सिम्टम्स फील हुए बिसाइड आपको ब्रेन फ्रीज हुआ और जो अभी आपको लगा दांत में दर्द है, और बाकी क्या ये जब ये पेन होता है ना तो ये समझ ही नहीं आता कि हाँ ये फेशियल पेन है। तो मेरे को तो ऑलरेडी पैरालिसिस का पेन पता था थोड़ा सा उसमें कि ये साइड पेन होता है। बट जो लास्ट ईयर ये जो ट्राइजेमिनल वाला आया उसमें करंट लगता था, तो वो हेडेक के साथ ही करंट फील हो रहा है। तो वो 2 मिनट का है। उस टाइम पे मतलब इन लोगों ने किसी ने सर पकड़ लिया तो ठीक है मैं काम हो गई। बट ऐसा लगता था टीथ में भी पेन हो रहा है। खाना खा रही हूँ तो वो अटैक आने से पहले ना सुबह जैसे मान लो अटैक रात को आना है तो अभी मैं खाना खा रही हूँ तो थोड़ा पेन हो रहा है। तो उसमें क्या लगता है कि दांतों में दर्द है, वैसे ही नॉर्मल होगा कि ठीक है कुछ ठंडा खा लिया या कुछ खाने की वजह से हो गया। तो ये समझ में आता था। बट धीरे धीरे जब ये प्रॉब्लम बढ़ी तो डॉक्टर ने ही बताया कि ऐसा होगा और ऐसा होता है। तो सब मेरे अराउंड सब लोगों को पता है कि जब ऐसा कुछ हो तो क्या करना है। तो ज़रा सा ऐसे हाथ भी ऐसे छू जाता है आई थिंक। हाँ उस टाइम पे तो उसने थप्पड़ खाए हुए हैं मेरे भाई ने। ओके तो जब भी आप मेकअप वगैरह करते हो तो आपको प्रॉब्लम होती है इस चीज़ से? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको टच करना होता है अपना फेस। नहीं नहीं वैसा कुछ भी नहीं। अगर ऐसा मेरा हेडेक भी हो रहा होता है तो मेरी मेडिसिन ऑल टाइम मेरे पास रहती है। मैं पहले ही मेडिसिन ले लेती हूँ कि ये पेन होने से पहले आज मेरा काम है। अब जैसे आज भी मैं मेडिसिन लेके आई हूँ यहाँ पे कि कुछ भी ऐसा नहीं हो आज तो। एंड देयर इज नो परमानेंट क्योर टू इट राइट, यू हैव टू। बस इसमें ये है कि फेशियल पेन के इंजेक्शंस हैं, ड्रिप्स हैं, वो आप एक फॉर अ सर्टेन टाइम जैसे आज हो रहा है बहुत ज़्यादा उसमें आपको वो सुलाने के लिए ताकि आप थोड़ा सा दर्द ठीक हो जाए। मेडिसिन ही हैं वो एक। तो अभी भी जो मेरे पास मेडिसिन जो डॉक्टर ने दी हुई है वो लेनी नहीं है बिकॉज उसमें स्टेरॉइड्स हैं। वो मेरे को रेगुलर बेसिस पे नहीं लेनी होती बट आई कीप देम कि हाँ आज मेरे पास ज़रूरी काम है तो तब मैं लेती हूँ उसको। अच्छा बट दे आर नॉट गुड फॉर माई हेल्थ। ओह तो हाउ डू यू बैलेंस दैट, लाइक यू हैव टू कीप ऑन टेकिंग स्टेरॉइड्स एंड देन? कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ये नहीं लूँगी तो फिर वो पेन होगा, वो हैंडल नहीं होगा, वो उसके बाद जो मिलेगा मुझे मेडिसिन वो और ज़्यादा हार्ड होगी। इज इट लाइक मोर पेनफुल व्हेन यू इंसर्ट इंजेक्शंस एंड एवरीथिंग यहाँ पे? नहीं वो होते हैं, मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ। मैंने नहीं करवाया है पेन वाले इंजेक्शंस। मैंने ड्रिप्स लगवाई। ड्रिप्स लगवाई। हाँ तो वो कितना आपने किस बेसिस पे आपको लगाना होता है, रेगुलर बेसिस या डेली? वो डॉक्टर ही लगा, मतलब जब अटैक आता है तब ही मैं लगवाती हूँ, अदरवाइज नहीं। मैं उसके अलावा मैं मैनेज जैसे प्रिकॉशन के तौर पे उसको यूज नहीं करते हो आप? जब आपको होता है तब आप करते हो? तभी प्रिकॉशन के तौर पे मैं सिर्फ मेडिसिन जो हेडेक की है मुझे लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा दर्द होता है मैं पहले ले लेती हूँ। अच्छा तो प्रिकॉशन भी इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है इस पूरी? नहीं वो मुझे पता है कि फिर मैं वहीं पे रुक, जैसे अगर मेरा आज बहुत एक्सट्रीम हेडेक होता तो मैं कैंसिल कर देती कि मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो तो मैं वो चीज़ें कैंसिल कर देती हूँ, अवॉइड कर देती हूँ कि मैं घर पे ही बैठती हूँ, जो हो घर पे हो। बिकॉज मेरे को एक बार एयरपोर्ट पे भी हुआ है तो मैंने अपना ट्रिप कैंसिल की थी। मेरे को फ्लाइट में जाने एयरपोर्ट पे जाने से पहले बिकॉज मैंने इतना हेक्टिक कर लिया था अपना स्केड्यूल कि मैं पूरी रात सोई नहीं थी और सुबह मेरी फ्लाइट थी और कार में मेरा ब्रदर मुझे छोड़ने जा रहा था और मुझे एकदम से पेन हुआ और मेरे को फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ गई। बट इट वॉज माई सोलो ट्रिप तो मैंने पोस्टपोन कर दी थी। मैं यही बोल रही थी कि जैसे क्योंकि इसका कोई क्योर नहीं है तो आई थिंक प्रिकॉशन इज द ओनली थिंग दैट कीप्स। बस हाँ ये मतलब इसमें यही है कि मेरे को कुछ भी ओवर नहीं करना। अगर अब मेरा काम ऐसा है जैसे मैं आपको एक बात ही ऑलवेज टेल टू एवरीबॉडी। तो हम लोग सुबह से लेके हमें 3 से 4 ब्रांड्स करने थे उस दिन शूट। तो मेरे को सुबह से हम लोग पूरा शूट कर रहे हैं एंड देन इवनिंग में और मैं शूट के दौरान खाती नहीं हूँ। मुझे मतलब मेरे को जब काम होता है तब आई कैन नॉट ईट एनीथिंग। तो हम लोग मैं अंदर गई हूँ, ये तब तक दूसरा सेटअप बना रहा है एंड मैं ज़ोर से चिल्लाई हूँ एंड ये जल्दी से भाग के एंड आई वॉज हिटिंग माई फेस ऑन द वॉल कि नहीं हो रहा हैंडल। और फिर ये कब मुझे हॉस्पिटल लेके गए हैं, वो शूट वहीं पे रुक गया और मैं कब सुबह वापस आई हूँ, नो आइडिया। ये जो कुछ भी आपके साथ जो कभी भी हो सकता है आपके साथ, ये जो प्रॉब्लम है, जो हेल्थ इशू है, उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये इट कैन कम एनी टाइम, इट कैन हिट यू एनी टाइम व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट इट, राइट? नहीं एक्चुअली ऐसा है कि मेरे को इसमें यही है कि मुझे कुछ भी ओवर नहीं करना। बट अब काम को मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? अब वो काम की जब काम करने बैठो तो पता नहीं चलता कि लिमिट क्रॉस हो गई है।
अब नहीं करना, बट वो जो मैंने डेडलाइन ले रखी है वो तो मुझे कंप्लीट करनी पड़ेगी, तो वो हो जाता है। अब मैं ट्राई करती हूँ कि ठीक है मैं इसको कम रखूँ। अब धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है, बिकॉज ये लास्ट ईयर ही हुआ है, तो धीरे धीरे जो एक्सपीरियंसेस मिले हैं कि इतना काम नहीं उठाना, अगर इतना काम करूँगी तो पक्का हो जाएगा, तो अब मैं थोड़ा कम करती हूँ चीज़ों को। ओके और इस सब पूरे प्रोसेस पे कभी आपने अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कभी थेरेपी या कभी कुछ आपने वहाँ पे कुछ देखा? या अभी लास्ट मंथ ही हमने थोड़े इवेंट्स में जाना शुरू किया जहाँ हमारा कैमरा ना हो। जैसे दिल्ली में बहुत पिलाटे इवेंट्स होते हैं, योगा इवेंट्स होते हैं विद पपीज़, तो मैंने वो थोड़े से जाने शुरू किए हैं ताकि मेरे को खुद को अच्छा लगे। मतलब उसमें हम दोनों का ये है कि कोई फ़ोन नहीं जाएगा, कोई कैमरा नहीं जाएगा, शूट नहीं करेंगे हम लोग। थोड़ा बहुत लगेगा तो पपीज़ के साथ फ़ोटो वोटो ले लिया, अदरवाइज़ नहीं। अच्छा। तो वो मैंने थोड़ा स्टार्ट किया ताकि मेरा संडे थोड़ा सा माइंड रिलैक्स रहे। थोड़े हम वी स्टार्टेड प्लेइंग बैडमिंटन, हम गेम्स प्ले करते हैं साथ में, थोड़े माइंड गेम्स जो होते हैं, सिक्वेल एंड 2-3 ऐसे गेम्स हैं जो हम एवरी नाइट खेलते हैं। आई थिंक इसमें ओवरऑल कोई बॉडी को ऐसा थ्रेट नहीं है, आई थिंक जस्ट दिस वन यस है ना, वहीं नहीं, लेफ्ट पूरा है मेरा। ओह मेरे पैरों में दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है, ये पूरे उसमें दर्द होता है मेरे को। ओके तो फिर आप अपने फिटनेस पे कैसे ध्यान दे पाते हो जब आपके साथ ये चीज़ है? आई एम नॉट अ जिम पर्सन एट ऑल। Doesn't आई look डोंट like डू it, but- एक्सरसाइज। आई ईट हेल्दी बिकॉज मुझे पसंद नहीं है कुछ भी ऐसा ऑयली, या बचपन से ही नहीं पसंद। सो आई ईट हेल्दी बट आई डोंट डू एक्सरसाइज। आई एम वेरी लेजी in doing exercise otherwise। Okay, but you go to Pilates and then you also do yoga classes if I'm like you बस वो संडे उसमें भी मोर आई फोकस ऑन डॉग्स। dogs. अच्छा हाँ, मैं वहाँ पे actually उस dog मैट पे बैठ के सिर्फ बच्चों के साथ ही खेल रही होती हूँ और कुछ नहीं कर रही आपकी होती हूँ। थेरेपी भी वही डॉग्स ही है और आपका Yes, फिटनेस I भी love डॉग्स के साथ। या आई कैन सी दैट ऑन योर फेस। ओके बट आपने बोला कि एक पीरियड आपका ऐसा आया था जब आप 52 kgs आई थिंक थे Yeah, एंड देन यू हिट दैट 89 मार्क इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 85 85 हाँ। तो वो आपने फिर अपना वेट कैसे बैलेंस किया 85 से फिर 52? तो मैंने एक तो मैं च्युइंगम भी चू कर रही थी, तो उसका भी शुगर इंटेक जा रहा था, तो वो भी थी, वो भी चीज़ें थी बहुत ज़्यादा। मैंने फिर खाना रोका बिल्कुल। मैंने एक रोटी पे स्टिक हुई कि एक ही रोटी खाऊंगी, उसके बाद नहीं खाऊंगी। जो मैं 10 रोटी खा रही थी एकदम से एक रोटी खाना, फिर धीरे धीरे वो मेरी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया कि अब मैं 1 से 2 भी खाती हूँ तो मैं नहीं खा सकती हूँ। अब मैं एक ही रोटी खाती हूँ तब से 6 सालों से। मैंने 2 रोटी शायद हार्डली बहुत टाइम से नहीं खाई है। और अब तो मैंने वीट छोड़ दिया है बहुत टाइम से। बीच बीच में खाती हूँ व्हेन आई ट्रैवल, बिकॉज वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता। तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस मैं ला रही हूँ अपने लाइफस्टाइल में धीरे धीरे कि थोड़ा सा मेरी डाइट सही हो। और मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती तो मैं उस तरीके से डाइटिंग करके अपनी हेल्थ मेंटेन कर लेती हूँ। अच्छा मतलब आप जिम नहीं करते, आप डाइट से Not ही at अपने all. आप को पूरा हाँ, फिट रखते हैं। Yes. लेकिन इससे कभी, क्योंकि ये होता है ना दरअसल जब भी कुछ हेल्थ इशू या कोई भी हेल्थ कंसर्न होता है तो डॉक्टर हमेशा रिकमेंड करते हैं आपको कि डाइट है ही इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ मोमेंट का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। तो उस मोमेंट को कैसे आप कैटर करते आई हो? प्ले गेम्स लाइक हम लोग फैमिली भी मिलते हैं तो बैडमिंटन या कुछ ना कुछ ऐसे गेम, लाइक आई प्ले पिट्ठू। मैं अभी घर गई थी तब हम लोग वो, तो मेरे को वो गली वाले गेम्स जो होते हैं ना वो बहुत पसंद है। ओके तो जब मैं ऐसे घर जाती हूँ तो बच्चों के साथ होती हूँ तो हम लोग वो जो बचपन में खेलते थे जंजीर, छुपन छुपाए, ओके तो वैसे वाले गेम्स मुझे पसंद है कि हाँ Okay, यहाँ पे। okay. बट मैं ऐसे एक्सरसाइज, पिलाटेस और ये सब नहीं कर सकती। मतलब मेरे को वो स्केड्यूल में ऐड करना ही मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। योगा वगैरह करते हैं ना? आई डू मेडिटेशन, योगा नहीं। मेडिटेशन का क्या रोल रहा आपकी पूरी जर्नी में? मैं मेडिटेशन 6 साल से कर रही हूँ। बिकॉज जब मैं भगवान को तो बहुत पहले, हम बचपन से बिलीव करती आई हूँ क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा बिलीव करती है। बट आफ्टर पैरालिसिस मेरा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और मैं बैठती हूँ, जाप करती हूँ और भगवान को याद करती हूँ। आई टेल हिम कि मैं क्या फील कर रही हूँ या क्या चीज़ें मेरे माइंड में चलती हैं। मैं रो भी रही होती हूँ मेडिटेशन करते टाइम। तो मुझे ऐसा होता है कि मैं मंदिर के सामने भी बहुत बार ऐसे रातों को हुआ है कि मैं जाके मतलब बिकॉज मंदिर रात को बंद कर देते हैं हम, तो मैं रात को बैठी होती हूँ, बात कर रही होती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। लोग मुझे पागल भी समझते हैं बट ठीक है। एज लॉन्ग एज आपको अच्छा लग रहा है लाइफ में तो फिर। और हमने एक फ़ोटो देखी थी आपकी केदारनाथ में,
या आपने बाहर फोटो क्लिक कराई थी, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका पूरा? अमेजिंग, बहुत ही क्रेजी था। तो हम लोग आरती पे थे उस दिन, मंडे था और शाम को आरती हो रही थी और मुझे पहाड़ों पे एक वीडियो है, वो शायद 10 मिलियन या 11 मिलियन लाइक्स गए हुए हैं उसके ऊपर। तो पीछे ना उनकी महादेव की पूरी इमेज बन रही है और मैं बोलूँ, मतलब मेरे को लग तो रहा है कि यार ये बन रही है। तो मैंने कहा मैं बोलूँगी तो कहेंगे ये तो पागल है, भगवान, मतलब भगवान के नाम पे कुछ भी। हाँ। तो फिर देन किसी ने बोला अरे पीछे देखो ना, देखो बिल्कुल बाबा जैसा ऐसा लग रहा है। तो मैंने कहा देखो देखो, मैंने फिर मैंने वो वीडियो भी डाला है उस टाइम पे कि यहाँ पे आरती हो रही है और वहाँ देखो पूरी प्रॉपर ऐसे छवि बन रही थी। तो बहुत ही क्रेजी। और वहाँ पे भी मेरे साथ सीन हुआ था। हमारे रात को 3 बजे दर्शन होने थे, अभिषेक 3 बजे का बुक था और हम लोग गए हैं अंदर। हम लोग 8 to 9 पीपल थे, तो हमारा ऐसे दो लोगों का ग्रुप बना हुआ था। तो अंदर ना मुझे घुटन होने लग गई, वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत शॉर्टेज है। तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम होने लगी। मैंने उनको बोला कि मैं बाहर खड़ी हो रही हूँ, जब मेरा अपना नंबर आ जाए तो मुझे बता देना, फ़ोन कर देना। और मेरे से जस्ट मतलब बाहर जाने से पहले एक लड़का वहाँ पे फेंट हो गया था, एक बच्चा, और वो बाहर गया है, उसको सांस नहीं आ रहे थे। मैं जब बाहर जाके खड़ी हो रही हूँ, उसकी मम्मी उसको ऐसे ऐसे प्रेस कर रही है यहाँ पे, उसको सांस ही नहीं आ रहे थे। और मेरे को उसको देख के मुझे भी सांस नहीं आ रहा और ज़्यादा। फिर मेरे को फ़ोन आता है कि जल्दी आ जा, नंबर आ गया। तो मैं अंदर गई हूँ, मैंने उनको बोला कि जल्दी से आप अभिषेक करवा लो, मेरे से खड़ा भी नहीं रहा जा रहा, और ऐसे ऐसे कर मैं बहुत रो रही थी, मेरे को सांस ही नहीं आ रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ हो जाएगा। बस मैं गई यहीं पे, हम वहाँ पे गए हैं और जो मतलब उनका कुछ ऐसा चांदी का तिलक था, वो एक और लड़की के भी लगा था और सेम मेरे भी लगा था। तो हम बाहर आए तब मैं एकदम ठीक हो गई। बाहर आके मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही मैंने दर्शन किए हैं, बाहर आने के बाद मैं एकदम सही थी। फिर दिन रात को एक्चुअली वहाँ पे ना आग लगा रखी थी उन्होंने लकड़ियों में, ताकि ठंड ना लगे। मैं वहाँ बैठ रही थी तो मैं अच्छा फील कर रही थी। मैं जैसे ही साइड हट रही थी मैं अच्छा नहीं फील कर रही थी। मैं जैसे ही अपने रूम के पास जा रही हूँ मेरे को फिर से ऐसा हो रहा है, और जैसे ही मैं मंदिर के पास बैठी हूँ मैं सही हूँ। मैं रूम के पास गई हूँ और मैं बाहर से मैं एकदम से फेंट हुई हूँ, मैं ज़ोर से चिल्लाई हूँ। वो तो मेरे फ्रेंड्स और थे, वो लोग भाग के बाहर आए हैं, उन्होंने गोदी उठा के कब मतलब मेरे को अंदर रूम में डाला है या क्या किया है। फिर मुझे 2 घंटे में नहीं पता कि क्या हुआ है। बट फिर हम लोग दर्शन करे हैं और सब चीज़ें करें, तो बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस था। मैं बोल रही हूँ मेरा लव हेट वाला रिलेशनशिप है, वो प्यार से मुझे रखते ही नहीं है। तो ये लव हेट रिलेशनशिप आपका जो गॉड के साथ है, वो टाइम के साथ और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ है? बहुत ज़्यादा। मतलब मैं कृष्णा में बहुत बिलीव करती हूँ। मैं वृंदावन जाती रहती हूँ हर 7वें दिन, या मुझे लगता है कि आज अच्छा फील नहीं हो रहा, चलो गाड़ी निकालो और पहुँचो। तो आई गो टू बांके बिहारी जी, मतलब वेरी फ्रिक्वेंटली। ओके, तो ये तो आपका रिलेशनशिप, लव हेट रिलेशनशिप, नॉट जस्ट रिलेशनशिप हो गया। अब हम लव और रिलेशनशिप्स की बात करें तो आपने पहले ही मना कर दिया कि हम कुछ नहीं बताएंगे। दैट इज स्टेटेड, लेकिन स्टिल वी वुड लव टू नो एंड वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू कि आपके लिए प्यार का मतलब क्या है? मेरे लिए फ़िलहाल प्यार का मतलब इज़ अंडरस्टैंडिंग। अब जो मेरा इंसान हो वो बस मुझे समझ जाए, दैट इज़ इनफ फॉर मी। बाकी तो मैं सब संभाल लेती हूँ। लाइक मैं आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। मतलब मुझे ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान मेरे लिए ये करे या वो करे या कुछ ऐसा मुझे ट्रीट करे। आई नेवर कीप स्क्रिप्ट्स कि हाँ जो अभी मुझे लड़का चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो ना कि आपको कैसा इंसान पसंद आए। और आई एम अ पर्सन जो फ्लोज भी एक्सेप्ट कर लेती है। मेरे जितने भी रिलेशनशिप रहे हैं उसमें चीटिंग्स रही हैं ऑलवेज। तो अब तो मैंने तो चीटिंग पे भी माफ़ किया है, तो और तो क्या ही। इसीलिए मेरा यही इसीलिए सवाल था, क्योंकि आप ऐसे रिलेशनशिप्स में रह चुकी हैं जिसकी वजह से आपके साथ जो हुआ है वो आपने खुद बताया। तो उसके बाद क्या होता है ना कि एक बार थोड़ा सा एक लिस्ट कहीं ना कहीं दिमाग में बन जाती है कि अब ये चीज़ ऐसी जगह में तो मैं नहीं रहूँगी। मैं उससे पूछ रही थी, उस POV से। यार चीटिंग वाला ही सीन होता है जो एक लड़की नहीं हैंडल कर सकती। मतलब चीटिंग इज़ द ओनली थिंग, क्योंकि एक पोजीशन पे जहाँ पे आप हो एक दूसरी लड़की को देखना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो वही चीज़ें हैं, बाकी तो सब मैनेज हो जाता है कि ठीक है, लड़ाई झगड़े किस में नहीं होते हैं, सब मैनेज हो जाता है। बट चीटिंग नहीं मैनेज होती। चीटर नहीं आना चाहिए इस बार लाइफ में।
इस बार आपने बिल्कुल भी भगवान नहीं। से जाके बोल दिया, बोला है कि नहीं, मैं उनको कुछ नहीं बोलती। आई नेवर आस्क, मतलब मैं कुछ भी नहीं बोलती। मैंने उनको एक बार बोला था कि भाई, एक बार ही बोला था उनको कि अब देख लेना, ये आपके हाथ में, अच्छा हो तो कर देना, बुरा हो तो हटा देना। हटा दिया उन्होंने। मैं बढ़िया खुश थी। मैंने कहा क्या ही बोल के आई, हटा दिया अगले महीने। कुछ ऐसा था भी नहीं कि ऐसा सीन बनना था या कुछ भी, हटा दिया। तुरंत एक्शन लेते हैं भगवान। मैंने कभी, मेरे को कुछ चाहिए भी होता है तो आई टेल टू माई मॉम कि आज मेरा ये है, भगवान को कह देना डील रॉक करवा दे। कि तू बोलते, मैंने कहा मैं नहीं बोलती। Okay. आप बोल, तो जो मुझे चाहिए होता है आई आस्क टू माई मॉम कि एंड व्हाट आर योर व्यूज ऑन लव वर्सेस अरेंज मैरिज? फिलहाल तो आई एम ओके फॉर अरेंज मैरिज, बट मेरे पापा ढूंढ नहीं पाएंगे जैसा मुझे चाहिए। तो उनका ये पॉइंट है, क्योंकि मारवाड़ी फैमिलीज बहुत वो कंजर्वेटिव होती हैं, तो उनके लिए ऐसा है कि मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा। बट मेरे को ऐसा है कि अब लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, चीटर नहीं होना चाहिए। चीटर नहीं होना चाहिए बस। बाकी सब देख लेंगे। हाँ, वो ब्रेकअप, अब वो टाइम पे ही नहीं रहे कि हम ब्रेकअप हैंडल कर सकें या ये मोमेंट भी हैंडल किया जाए। बिकॉज यू नो, ब्रेकअप के टाइम पे इतना बुरा नहीं लगता, बुरा लगता है बाद में, जब आपने ब्रेकअप किस रीजन पे किया हो कि भाई तू उस लड़की के साथ सीन है और वो एक्सेप्ट ना कर रहा हो, और बाद में उसी को डेट कर रहा है, उसी के साथ सब कुछ कर रहा है। उस टाइम पे सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है कि भाई एक्सेप्ट कर लेता तो क्या प्रॉब्लम थी। तो उस टाइम पे ज्यादा बुरा लगता है, तो वो मोमेंट अब नहीं झेलने के मूड में है। हैप्पीली शादी भी कर ले दोनों लोग, तब और ज्यादा। शादी के बाद तो और डर लगता है। अब तो मैं शादी के रिव्यू सुनती हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि क्या करें, नहीं करो तो ठीक, तो गए, करो तो गए, तो करनी तो पड़ेगी। हाँ, शादी को लेके भी काफ़ी फेयर है लोगों के मन में, तो आपका क्या अभी है थॉट प्रोसेस को लेके कि आपको करनी है, नहीं करनी है, या मान लो नहीं भी होती है तो हाउ विल इट बी फॉर यू? यार मेरे पापा हैं, मेरा भाई है, मैं नहीं भी कमाऊँ तो चल जाएगा। बेस्ट है भाई, जो रिलेशनशिप अपने डैड और ब्रदर के साथ है, आई डोंट थिंक आफ्टर दैट यू नीड एनीवन। आई अर्न गुड अमाउंट, और मुझे पता है कि मैं आई स्टार्टेड अर्निंग एट 17, तो मेरा बनिया वाला मोड था ना, वो बचपन से ही शुरू हो गया था। तो मतलब मेरा कुछ नहीं भी होना तो भी आई नो कि मुझे कैसे काम करना है, कैसे निकालना है, और मेरे कुछ ऐसे लग्जरी शौक नहीं है। अगर मेरे पास इनकम है तो मैं स्पेंड करती हूँ, नहीं है तो आई एम ओके दाल रोटी में भी। तो अगर नहीं भी हुआ तो आई हैव अ नाइस फैमिली, सब बढ़िया हैं, सब चिल हैं। मेरे डैड हमेशा से बोलते थे को क्या टेंशन है, मैं बैठा हूँ, तो बैठे हैं। क्या बात है, क्या ही बात है, अमेजिंग। और रिलेशनशिप की जब बात करते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है नया, ग्रीन फ्लैग या रेड फ्लैग। तो आपके हिसाब से क्या एक ग्रीन फ्लैग होना चाहिए रिलेशनशिप में, और कौन सा एक ऐसा रेड फ्लैग है जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करते? चीटिंग इज़ द ओनली थिंग जो मेरे लिए रेड फ्लैग है। बाकी मैं सब मैनेज कर लेती हूँ, मैं बहुत ही एडजस्टिंग नेचर की हूँ, मैं सब मैनेज कर लेती हूँ। और ग्रीन फ्लैग मतलब मेरी छोटी छोटी चीज़ें अगर कोई याद रखता है, लाइक एनीथिंग, मुझे नहीं चाहिए बड़े बड़े बुकेज। अगर मेरे को कोई मेरा एक फ्लावर भी मुझे ऐसे ला के देगा, तो सोचो अगर मेरे को कोई एक फ्लावर मिल रहा है तो मैं उसको बंच ऑफ फ्लावर्स दूंगी। अच्छा, तो अगर आपको कोई रिच बॉयफ्रेंड ना हो, अगर उसके पास पैसा ना हो लड़के के पास, तो विल यू मैंने एक्सेप्ट? डेट किया है ऐसे इंसान को जिसके लिए मैं ही बिजनेस सेटअप करने वाली थी, सब कुछ करने वाली थी। फिर भी धोखा मिला ना? नहीं, धोखा अच्छा। नहीं मिला उससे। थोड़ा फैमिली सीन्स भी थे और थोड़ा सा डाउट भी था, तो चीजें वैसा। अच्छा, तो यू आर ओके विद डेटिंग समबडी हु इज नॉट एज यू नो फाइनेंशियली? आई अर्न इनफ मनी नो, सो चल जाएगा उसमें 4 लोगों का आराम से। अच्छा, मारवाड़ी फैमिली से हो आप, और कैसे मतलब कैसे एडजस्ट, कैसे मतलब लगेगा नहीं कि मतलब ही शुड आल्सो बी फाइनेंशियली साउंड एंड शुड बी एबल टू डू समथिंग? यार फिर हम साथ में ग्रो करेंगे ना, ऑब्वियसली। मतलब अगर ज़रूरी नहीं है कि जितना मैं अमाउंट अर्न कर रही हूँ सामने वाला इंसान भी उसी लेवल पे अर्न करे, हो सकता है ज़्यादा करे, हो सकता है कम करे, बट येस वी कैन ग्रो टुगेदर। अगर उसके पास वो मतलब उसका माइंडसेट वैसा है कि उसको ग्रो करना है, उसकी नॉलेज वैसी है। बिकॉज मेरी इंडस्ट्री ऐसी, मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है कि मैं बाकी और चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ। लाइक बिजनेस वगैरह हैंडल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो मेरा ऐसा है कि मेरे को कोई, मेरा जो पार्टनर है वो सब चीज़ें हैंडल कर ले तो ठीक है। आई कैन इन्वेस्ट, आई कैन डू थिंग, मैं सोशल मीडिया पार्ट हैंडल कर सकती हूँ, बट बाकी चीज़ें तो इंसान हैंडल कर ही सकता है। ओके, एंड व्हाट आर योर थॉट्स ऑन स्टेइंग टू लॉन्ग इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप? टॉक्सिक रिलेशनशिप में बहुत बार लोग
बहुत टाइम से ज़्यादा रुक जाते हैं, तो आपका इसमें क्या व्यू है? यार वो ना वहाँ से निकलना बहुत टफ होता है। मतलब ये तो मैं तो जानती हूँ कि वो आदत छोड़ना कि अब इस इंसान से बात नहीं होगी, या लोग क्या कहेंगे कि ब्रेकअप क्यों हो गया, लोगों का सोचते सोचते खुद का सोचना आप भूल जाते हो कि मैं क्या फील कर रही हूँ यहाँ पे। फिर ना मेरा तो ऐसा सीन है कि मैं बुरे पॉइंट्स बहुत लेट ही देखती हूँ। मैं सोचती हूँ यार यहाँ तो अच्छा है ना, ये तो अच्छा है ना, ये कौन करेगा फिर। तो उस चक्कर में टाइम लग जाता है। फिर एक पुश चाहिए होता है, फिर वो पुश मेरे पापा ही देते हैं मुझे। ओके। तो जब मेरा बिल्कुल घड़ा भर जाता है तब मैं जाती हूँ मेरे पापा के पास कि पापा नहीं हो रहा, तब वो मेरे को समझाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, तेरे को बाहर निकल जाना चाहिए। आई वॉज अबाउट टू आस्क कि आपकी क्या फीमेल फ्रेंडशिप्स ने क्या रोल प्ले किया है आपकी लाइफ में, और कैसा है आपका गर्ल गैंग, उसके बारे में बताइए कुछ। मेरी फीमेल फ्रेंडशिप ही ज़्यादा रही हैं और ऑलमोस्ट सबकी शादी हो गई है, सब मैरिड है। अभी तो एक लास्ट मेरी फ्रेंड थी जिसकी भी शादी अभी मई में हो गई। और मेरे ऑलमोस्ट जितनी भी लॉन्ग फ्रेंडशिप है, लाइक 10 years 12 years या 15 years, सब मैरिड हैं एंड सब बहुत कनेक्टेड है मुझसे। मतलब आई राइट लेटर्स फॉर देम, मैं उनसे बात करती रहती हूँ। वन इज़ इन लंडन, तो अभी मैं लंदन में थी तो शी वॉज देयर विद मी। वन इज़ इन लाइक जयपुर, तो थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पे रिलेशनशिप है हमारा, बट उन्होंने ही हैंडल किया। सो वन एक्टिविटी तो उन्होंने ही मेरे को बचाई थी। तो आई हैव जस्ट रिकॉर्डेड अ Q&A वीडियो विद लाइक नेहा दीदी, तो उसमें उन्होंने बोला भी है कि आई एम योर थर्ड मदर, अगर मैं नहीं बचाती तो तू अभी नहीं होती, सुट में लेटी हुई होती जमीन पे। So, yeah. तो आपके हिसाब से सलोनी सिंगल रहना बेटर है या टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी कंटिन्यू कर सकते हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं, अब तो सिंगल रहना ज़्यादा बेटर है। हाँ, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कोई इंसान नहीं है, क्योंकि कोई इंसान होता है ना तो आप खुद फ्रंट में नहीं रहते हो कि हाँ ये झेल लेगा। कोई पंगा भी नहीं लेता है फिर कि ठीक है ये बैठा है ना। मुझे नहीं लगता अभी भी आपसे कोई लेता होगा पंगे। मैं नो नहीं कर पाती हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी ये है कि मैं किसी को ना नहीं बोल पाती हूँ, और मेरे को लगता है ये सबकी प्रॉब्लम है। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए ना बोलना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं वो हूँ कि मैं ना नहीं बोल पाती, और दूसरा इंसान होता है ना तो वो बोल देता है मेरे भी हाफ पे भी कि हाँ ठीक है, शी इज़ नॉट कंफर्टेबल। तो अभी आई हैव मैनेजर्स। ओह माय गॉड। ओके, तो मतलब बाउंड्री लेकिन ड्रॉ करना भी आज के टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है। तो डू यू थिंक इट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन अभी? हाँ, अभी मैं धीरे धीरे काम कर रही हूँ, चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो आई होप हो जाएगा जब तक कोई इंसान नेक्स्ट होगा। ओके, उसको टफ फेस करना पड़ेगा। नेवर चीट सलोनी, बस दैट्स अ नॉन नेगोशिएबल। यस या ओके सलोनी, हमने आपका जो भगवान के साथ जो आपका कनेक्शन है, लव हेट कनेक्शन है, उसके बारे में वी स्पोक एट लेंथ। अब मैं ये जानना चाहती हूँ, व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन मैनिफेस्टेशन? डू यू बिलीव इन दैट? आई यूज़ टू, बट मैं उस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि शायद भगवान मेरे विज़न से ज़्यादा मुझे देना चाहता है। और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैंने तो इतना सोचा भी नहीं था जो मुझे मिल गया है। मतलब यहाँ तक तो मेरी सोच भी नहीं थी कि मैं यहाँ तक कभी पहुँचूँगी, खुद का घर होगा, और वो मतलब मेरे को तो लगता था कि पापा ही बनाएंगे ये सब चीज़ें, हम कितना अर्न कर लेंगे मतलब एक टाइम तक, या क्या क्या कर लेंगे। तो ये चीज़ें भी, खुद का घर बनाना, खुद की लाइफस्टाइल खुद जीना, ये सब चीज़ें तो मैंने सोची ही नहीं थी। तो मुझे मेरी उम्मीद से ज़्यादा ही मिला है। मतलब यूरोप जाना, लंदन जाना, US जाना, मतलब मैं इनके वीज़ाज़ लेने के बारे में सोचती थी, और आज सब कुछ है मेरे पास। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं और ना मांगा भगवान से कि हाँ मुझे ये दे दो। मेरी मम्मी हमेशा मेरे को ये बोलती है कि अभी मेरे को एक अवार्ड मिला था, तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी कहती मैंने भगवान को बोला था तेरे को अवार्ड मिल जाए। मैंने कहा मम्मी कॉस्मो के लिए बोल देती। मम्मी कहती जितना मिला ना उसमें खुश रहे, क्या पता भगवान तेरे को उससे भी बड़ा ऊपर वाला अवार्ड देने वाला। मैं मम्मी कॉस्मो दिलवा दो, तुम तो कल से शुरू करो, कॉस्मो दिलवा दो, फिर और कोई अवार्ड नहीं चाहिए। मम्मी कहती नहीं उससे ज़्यादा बड़ा मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। ओके, सो आई ऑलवेज थिंक दैट वे। मैं विजन बोर्ड्स और उन पे बिलीव नहीं करती। ओके, और नज़र वगैरह पे बिलीव करती है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत ज़्यादा। मैं तो बीमार होती हूँ तो मेरा सर्वेंट तो सबसे पहले आके नींबू मिर्च करने लग जाता है कि तो कहती है अरे ये वो वाला पेन है। नहीं दीदी नज़र लग गई होगी, कल इतनी सुंदर बन के गई थी।
ओके, तो कभी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ जहाँ पे आपको लगा कि नहीं यार नजर शिट इज रियल? अभी मैं उसमें थी हुडा ब्यूटी के इवेंट में, और बहुत सारे क्रिएटर्स के मैसेज आए और मैंने उनको नंबर, मतलब आई एम अ पर्सन जो सबको मतलब कनेक्शंस भी दे देते हैं और सबको हेल्प करती हूँ मैं कभी ऐसे नहीं सोचती कि वो मेरा ये कनेक्शन है मैं नहीं दूंगी, या मेरा ये कॉन्टैक्ट है मैं नहीं दूंगी। आई ऑलवेज हेल्प माई इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स। तो लास्ट डे मुझे बिस्टर विलेज जाना था फॉर शॉपिंग, एंड सुबह मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई क्योंकि 3 दिन इतना हेक्टिक था हुडा के साथ। लास्ट डे मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई, देयर माई फ्रेंड वॉज डूइंग ये नज़र वाला कि मैंने को कल से बोल रही थी शॉपिंग पे जाऊँगी ले लो और शॉपिंग। सो आई डू बिलीव दैट। ओके, तो कभी कुछ काला धागा या कुछ आप पहनते हो? नहीं, फिर शूट्स में वो सब होता है कि एस्थेटिक्स मैच नहीं करते Okay, sorry guys. But I do wear कृष्णा का लॉकेट, तो वो है। तो आप मारवाड़ी फैमिली से हो, ठीक है, वहाँ पे डाइट, फूड और क्यूजिन्स बहुत ही ज़्यादा लोग इसको लेके बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं। तो आपका कैसे कनेक्शन नहीं बना फूड से, और आपको क्या मारवाड़ी ऐसी कुछ डिशेस हैं जो आपको बहुत पसंद हैं? मुझे घर का सारा खाना पसंद है। आपने वो डिशेस के बारे में सुना भी नहीं होगा जो मेरे घर पे बनता है, लाइक तरंगूर की सब्जी। हाँ तरंगूर की सब्जी। तरंगूर, यू नो, सैलेड होता है एक ककड़ी, और अंगूर इज ग्रीन वाले अंगूर जो होते हैं वो, उसकी भी सब्जी बनती है हमारे घर में। आप जो वो जैसे उसकी वाटरमेलन की सब्जी बना देते हैं, पहले वाटरमेलन खा लेंगे फिर बचा हुआ जो नीचे का होगा उसकी सब्जी बना देंगे। तो राजस्थानी लोग तो छोड़ते ही नहीं कोई भी चीज़। अभी तक मैंने सिर्फ पाइनएप्पल पिज्जा, फैंटा मैगी सुना था, ये आज मैं वाटरमेलन की सब्जी सुन रही हूँ। ये क्या चल रहा है भगवान जी? वाटरमेलन की सब्जी, ऐसे बहुत सारी सब्जी। तो मेरे घर में 7 डेज अलग अलग सब्जियां ही बनती है, रिपीट नहीं होता है, कुछ वेस्ट नहीं होता। अच्छा, वाटरमेलन खाया तो लाओ उसके छिलके की सब्जी बना देती हूँ। हाँ। वाह, आलू का छिलका वो भी कभी यूज किया है? आई एम नॉट श्योर, मेरी मम्मी बता सकती है। कुछ और भी बताइए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि इसकी भी सब्जी हो सकती है। और यू नो जैसे वो मस्क मेलन के बीज होते हैं, तो हमारे राजस्थान में मम्मियों के पास इतना टाइम होता है कि वो मस्क मेलन के बीज निकाल के रखेगी, उनको ड्राई करेंगी और फिर बैठ के बातें करते करते चुगलियाँ करते करते उसको खाती रहेंगी। तो वो कोई भी चीज मम्मी से पार्ट छुपा के रखेगी। अच्छा, मेरी मम्मी तो ये पार्ट देख के रोने लग जाएगी। बहुत रोती है मेरी मम्मी। चुगली, कितनी सही बात बता रही मेरी बेटी प्लेटफॉर्म में कि मैं चुगली करती हूँ। सो इमोशनल मोमेंट। मेरी मम्मी के बारे में बोलते ही वो तो उनको ऐसा, मेरी बेटी मेरे बारे में बात कर रही है, चुगली ही सही। सो क्यूट सलोनी। ओके, लोग बीज वगैरह तो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। सब्जियों की बात हो गई, और भी कुछ ऐसा है जो आप शौक करना चाहो? हाँ, दाल बाटी तो इट्स वेरी कॉमन। तो बाजरे की रोटी हो गई, बहुत ही ऐसे ना मतलब ऐसे अच्छे सांगरी की सब्जी हो गई जो कि हेल्दी भी होती है। आपने नहीं सुना होगा क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स को भी बताती हूँ तो उनको इट्स जैसे डाली होती है ना, अब वो पता नहीं, डाली जो कट होती है उसकी भी सब्जी बनती है। वो बस दिखती वैसी है बट एक्चुअली है क्या वो मुझे भी नहीं पता। वो सांगरी बोलते हैं हमारे। लेसुए, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपने नहीं सुनी होगी। लेसुए के बारे में बता दीजिए ना थोड़ा सा। तो लेसुए का अचार होता है ग्रीन कलर का, तो वो हमारे राजस्थान में लोग आम का या नींबू का अचार नहीं खाते, वो खाते हैं लेसुए का अचार। ऐसे बहुत क्रेजी, कुछ नॉर्मल ऐसे खाने और हमारे घर में हम लोग ऐसे डाइनिंग टेबल पे और वैसे नहीं खाते हैं। हमारे घर में जब हम लोग भाई बहन भी जाते हैं या मैं घर पे जाती हूँ, मेरे भाई है भाभी है, तो हम लोग थाल के अंदर खाना खाते हैं। थाली नहीं होती, थाल होता है। तो नीचे बैठ के इतना बड़ा थाल होता है। पहले मीठे से, यूजली लोग बाद में मीठा खाते हैं बट हमारे यहाँ पहले मीठे से स्टार्ट होता है। हलवे से स्टार्ट हुआ या कुछ भी मीठा, पहले मीठे से स्टार्ट होगा, देन रोटी सब्जी आएगी, फिर उसके बाद चावल आएंगे, और वो पूरा प्रॉपर भात वाला सिस्टम होता है और हाथ से ही खाना होता है, कोई चम्मच वगैरह नहीं होती है। अच्छा, ओके, दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ वाज योर चाइल्डहुड? जब आप लंच बॉक्स लेके जाती थी, लोग मैगी लेके आ रहे हैं सब्जी, तो आप उसमें लेसुआ का अचार लेके जाती थी? हाँ, मेरी मम्मी मेरे को पराठा और लेसुए का अचार देती थी, बाकी मम्मी सब्जियां बनाती थी। तो बच्चे समझ पाते थे कि मतलब? हाँ, राजस्थान है ना, वो प्रॉपर सर्कल ही वैसा था, सारे बनिया। अच्छा, तो अच्छा, ये तो वहाँ पे तो हर जगह बहुत पॉपुलर होगा। क्या बात है, इतना इंटरेस्टिंग टिफिन तो भाई मेरे स्कूल में तो कभी नहीं मिला। बहुत ही इंटरेस्टिंग। ओके, मुझे लोगों का इंटरेस्टिंग लगता था। वो पंजाबी जो मेरे फ्रेंड्स थे, उनकी मम्मियाँ सुबह सुबह, क्योंकि पंजाबी लोगों के घर में सुबह 9 बजे खाना बन जाता है,
उनके घर में सुबह सुबह दोपहर का खाना, नाम लेके बात करो। और हमारे घर में सुबह नाश्ते में पराठे बनते हैं, मतलब पराठे, और वही फिर लंच के लिए अलग सिस्टम होता था। तो मेरी मम्मी तो वही पराठे पैक करके अचार के साथ दे देती थी कि चलो ये बच्चे खा लेंगे, और हम खा भी लेते थे। सीधे साधे बच्चे थे, ना परेशान करते थे। हाँ। आ जाते थे वही खा के। लेसुआ ही है ना? लेसुआ, ठीक है, ट्राई करूंगी मैं। ओके, मेरा दूसरा सवाल क्या था, मैं 1 मिनट भूल गई। हाँ, अब ये बताइए कि आपके इन सब जितनी भी आपने डिशेस का नाम लिया है, उनमें से आपकी कौन सी मोस्ट फेवरेट है? दाल बाटी। मतलब उसमें भी आप कुछ ऐसा करते हो कि मैं इसको खाऊं और मेरा वेट ना ज्यादा बढ़े, या नहीं, आप उससे बिल्कुल वेट नहीं बढ़ता, दाल है उसमें, और उसमें जो बाटी में आई थिंक घी वगैरह काफी यूज करते हैं ना? घी तो इज गुड ना, घी तो अच्छा होता है। मतलब कभी कभी मैं 1 स्पून घी वैसे भी खा लेती हूँ। ओके, तो घी में तो क्या ही प्रॉब्लम है, देसी घी, मतलब मेरी मम्मा ही बनाती है घी भी, तो घर का ही घी होता है। तो एनीथिंग एल्स बिसाइड्स दाल बाटी? मेरे घर में जो खाना, इवन मसाला भी मेरे मम्मी के ही हाथ के बने हुए होते हैं, तो कुछ भी ऐसे बाहर का है ही नहीं। क्योंकि राजस्थानी फैमिली है, उनको बड़े डाउट रहते हैं कि इसमें कुछ गलत तो नहीं, उनको तो लगता है मसालों में कहीं नॉनवेज तो नहीं आ जाएगा, एग तो नहीं आ जाएगा, पता नहीं, वो बड़े वो है उस चीज़ों में। तो वो सब कुछ घर का ही भेजते हैं मुझे भी। तो आप भी यही प्रेफर करते हो? मतलब आज के टाइम में तो हर चीज़ लोग मार्केट से तुरंत खरीदते हैं, लेकिन क्या आप भी अभी प्रेफर करती हो कि? यस, मेरे घर में पनीर सब कुछ घर पे ही बनता है। अच्छा, आप बनाते हो? नहीं, मेरे सब मैं नहीं बना। हेल्प, हाउस हेल्प। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आपकी स्किन केयर के बारे में, क्योंकि आपकी स्किन ग्लो कर रही है। तो हमें बताइए कि आपका क्या है स्किन केयर रूटीन? So I do more of skincare like than makeup. और मेरा I'm not lazy at all when it comes to self-care. I take 2 to 3 times bath in a day. Okay. I change my outfits like 2 times. My night suit 2 times in a day. Okay. और मेरे को बहुत ही ज़्यादा OCD प्रॉब्लम है। Okay. तो मेरा बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है खुद के ऊपर, कि मेरी स्किन के ऊपर। आई कैरी एक्स्ट्रा पिलो wherever I travel. चाहे मैं आउट ऑफ इंडिया भी जा रही हूँ तो मैं पिलो कवर साथ में लेके जाती हूँ अपने। अच्छा। और आई डोंट अप्लाई मच प्रोडक्ट, लाइक 20 प्रोडक्ट्स एट अ टाइम, बट या आई डू स्पेंड 1 hour in the morning and 1 hour in the night. Okay, how does it look like? Yeah, like what all you do for your skincare? So when I wake up, जब मैं बाहर भी जाती हूँ तो मेरे साइड में एक स्किन के सनस्क्रीन होता है। मैं बिना सनस्क्रीन अप्लाई किए अपने बेड से बाहर नहीं जाती हूँ। Okay. क्योंकि किचन में या बाहर वैसे भी हीट होती ही है, तो मुझे ऐसा है कि मुझे सनस्क्रीन अप्लाई करके रखना है ऑल टाइम। ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने पूरा मेकअप कर लिया और मैं भूल गई सनस्क्रीन लगाना, तो फिर मैंने मेकअप उतारा, फिर मैं वापस भूल गई, मैंने सनस्क्रीन नहीं लगाया। फिर मैंने वापस, तो मेरे को सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो आई डू अप्लाई टोनर फर्स्ट, टोनर पैड्स भी अप्लाई करती हूँ, देन आई अप्लाई एनी सीरम जो मैं रेगुलर यूज़ कर रही हूँ वही। आई डोंट डू लाइक आज ये वाला सीरम यूज़ कर लिया, कल दूसरा वाला कर लिया। मैं एक बार पहले एक सीरम पे ट्राई करती हूँ, अदरवाइज मुझे पता नहीं चलता कि कौन सा मुझे सीरम रिएक्ट कर रहा है, कौन सा मेरी स्किन पे अच्छा एक्ट कर रहा है। So then after serum I apply sunscreen and then a layer of moisturizer as a mask. Oh. I don't blend it. I apply it as a mask. Okay, so first sunscreen then moisturizer, not the other way. No, first sunscreen then moisturizer. Moisturizer बहुत heavy होता है, तो इसलिए वो ताकि लास्ट में observe हो जाए। हाँ, क्योंकि ट्रेडिशनल वे में पहले मॉइस्चराइजर लगा के फिर लॉक इन करते हैं सनस्क्रीन से। नहीं, पहले सनस्क्रीन लगता है फिर मॉइस्चराइजर लगता है। बाकी आई हैव नो आइडिया, मेरे को तो डर्मेट ने बताया था। डूइंग इट रॉन्ग? मुझे मेरे डर्मेट ने बोला था कि मॉइस्चराइजर लास्ट में लगाना। सी नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, इज इट लाइक डिफरेंट फॉर? मे बी बिकॉज ऑफ लाइक स्किन कंसर्न, सबके डिफरेंट होगा। ओके, बिकॉज आई अप्लाई सनस्क्रीन में स्प्रे से भी पूरे दिन में 10 बार लगाती हूँ, तो ओके, सो यू आर स्प्रे पगलू आल्सो द सेम टाइम सनस्क्रीन के साथ? मैं डेली में आई डोंट डू मेकअप। मुझे बाहर जाना होता है या शूट करना होता है, देन ओनली आई डू मेकअप, अदरवाइज आई कीप माई स्किन केयर ऑन माई स्किन। ओके, सो डू यू थिंक मेकअप से स्किन खराब होती है? नो, नॉट एट ऑल, बट मेक श्योर कि आप बेड पे जाने से पहले अपना मेकअप रिमूव कर रहे हो। So how does your nighttime skincare routine looks like? Same thing. I do toner and some retinol because I'm in 30s now, तो retinol भी use करना पड़ेगा. Sometimes I sleep with mask and then I wake up
तो बहुत ही अच्छी ग्लोई स्किन दिखती है। तो बहुत से लोग काफ़ी हैक्स यूज़ करते हैं, DIY मास्क यूज़ करते हैं, कुछ लोग को अपना फेस आइस बॉल में डंक करना बहुत पसंद है, कुछ लोग ऐसे मास्क वगैरह लगाते हैं। मुझे तो बहुत पसंद था आइस बॉल के अंदर करना। अभी भी जैसे कभी कभी मैं वो आइस थोड़ा सा रब कर लेती हूँ, बिकॉज मेरी स्किन बहुत ड्राई है, तो इस वजह से मुझे करना पड़ जाता है। बट आई ट्राई टू कीप इट मिनिमल, कि मेरे को कहीं पे मैं इस साइड नहीं करती हूँ, फिर इस साइड ही करती हूँ, ताकि उस साइड कुछ भी इफेक्ट ना हो। बट मेरे घर में पिट्ठी होती है। अब ये भी एक राजस्थानी रिचुअल है जो यूजली लोग बिफोर मैरिज करते हैं। उपटन सुना होगा आपने, उपटन, हाँ। तो उसको हमारे वहाँ पे पिट्ठी बोलते हैं। बट वो मेरी मम्मा बचपन से करती आई है। वो यूजली या तो जब बच्चा पैदा होता है तब करते हैं, या फिर शादी से पहले होती है। बट वो हमारे बचपन से कंटिन्यू हुआ है। आफ्टर मतलब लाइक मम्मी, अब एक एज आ गई मम्मी की, तो वहाँ पे आंटी है वो करते आ रहे हैं हमारे। एंड यहाँ पे आई हैव आंटी जो करती है लाइक 15 days इन अ मंथ मेरे यहाँ पे पिट्ठी होती है। फॉर दैट मलाई एंड मैदा, नॉट बेसन या फिर हल्दी, बिकॉज उससे पेल इफेक्ट आ जाता है। हाँ। तो मलाई एंड मैदा और थोड़ी बहुत केसर, एंड यू अप्लाई ऑन योर स्किन एंड देन रब इट ऑफ। उससे पूरी टैनिंग भी निकलती है एंड स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। सो वो मैं पता नहीं कितने सालों से मेरी बॉडी पे हो रहा है, लाइक फुल बॉडी और फेस पे भी आप अपना हाँ, यही एक मास्क लगाते हो। कुछ बालों के लिए कुछ ऐसा कुछ यूज़ करते हो आप? बालों के लिए आई यूज़ कर्ड एंड नींबू, दैट्स इट। वो भी बहुत रेयर। अदरवाइज मैंने खुद का हेयर ऑयल बना रखा है, उसी को मैं अप्लाई कर देती हूँ, और सारे रिलेटिव्स को भेज रखा है मैंने वो हेयर ऑयल। अच्छा। उनको लगता है कि मैं शायद अच्छा कुछ बताऊंगी क्योंकि मैं इसी करियर के अंदर हूँ। हाँ। तो वो बड़े खुश हो जाते हैं। वो उन पे इफेक्ट कर रहा है, मुझ पे इफेक्ट नहीं कर रहा। हाँ। या वो बड़े खुश हैं, उनको लग रहा है कि यार ये तो कुछ मैजिक हेयर ऑयल है, सोनू ने भेजा है। सो माय होम नेम इज सोनू, तो सोनू ने भेजा, ये तो बढ़िया कुछ महंगी चीज़ है। तो बढ़िया इस खुशी में उनको लग रहा है कि शायद बाल बड़े हो रहे हैं, बाल अच्छे इसीलिए हो रहे हैं। अच्छा, तो ये आपने डैंड्रफ के लिए लोगों को सजेस्ट कर रखा है या लॉन्ग हेयर, शाइनी हेयर के लिए? लॉन्ग हेयर के लिए। लॉन्ग हेयर के लिए, ठीक है, हम भी मेरे ट्राई नहीं करेंगे। लॉन्ग हो रहे हैं बस। अच्छा, सबके हो रहे हैं। क्या है वो उपाय, जरा बताइए, हमारी ऑडियंस को भी बताइए। रोज, मैंने ये बहुत सारे लोगों को बताया और उनके सच में वर्क किया है, मजाक से हटके। रोजमेरी जो ऑयल आता है, रोजमेरी एंड सी से कौन, कैस्टर ऑयल, रोजमेरी एंड पेपरमिंट भी आता है, और रोजमेरी होता है। तो उन तीनों को मिक्स करके उसको मैंने मतलब बहुत बार हेयर पे ऐसे अप्लाई किया है। एंड सो मतलब सिर्फ एक हेयर ऑयल अप्लाई करने से चीज़ें ठीक नहीं होती। आई ट्राई टू लाई डाउन 5 minutes ताकि ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा हेयर तक जाए। एंड कॉम करना, मेरे हेयर एवरीडे क्लीन कर मतलब रखना। मैं आई वॉश माई हेयर लाइक ट्वाइस इन अ डे। मतलब मैं ट्राई करती हूँ शायद मैं एवरीडे ही वॉश करूँ, क्योंकि हेयर क्लीन रहते हैं उससे। ओके, स्कैल्प आपका वो भी रहता है। या और लाइक वाइल टेकिंग शावर, आप उस टाइम पे भी आप कॉम करो और मसाज करते रहो, तो उससे बहुत सारी चीज़ें, मतलब आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, तो आपके हेयर ग्रो भी करते हैं। अदरवाइज मेरे हेयर बचपन से ही ऐसे हैं, बहुत ही स्लीक हैं और बहुत ही डेंसिटी बहुत कम है। बट जैसे पहले थे उससे काफ़ी बेटर हुए हैं। ओके। जब आपने बोला कि आपको OCD है, तब आप थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करिए, क्योंकि OCD भी कुछ चीज़ों के लिए जैसा होता है। कुछ लोग बहुत सफाई को लेके बहुत वो ऑब्सेस हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि सामने वाला ऐसे पैर क्यों हिला रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है। तो आपका कौन से एक्सटेंट मेरा तक है? बहुत ही एक्सटेंट तक है। मेरी चद्दर में एक सलवट नहीं होना चाहिए, मेरी चद्दर भी आयरन करके लगती है, इस एक्सटेंट तक है। मोनिका गेलर? Who is Monica Geller? अच्छा, you have not watched Friends, okay. ओके, नहीं, Okay, नहीं, okay. हो सकता है मैं उस लेवल तक हूँ। मेरे पिल्लोज भी आयरन करके लगते हैं। अच्छा। और मेरी अगर कोई भी चीज़ थोड़ी सी भी इधर उधर होगी तो मुझे पता चल जाएगा कि नहीं, ये सीधी होनी चाहिए। आपको पता है आपकी हर चीज़ कहाँ रखी होगी? हाँ। कभी किसी को डांटा है आपने इसके चक्कर में? लाइक मेरा अगर दिन में मैं 5 घंटे शूट करती हूँ तो 6 घंटे शायद मैं क्लीनिंग और ये सब पे ध्यान दे रही होती हूँ। इस लेवल का है कि आप 2 बार दिन में बाल धुल रही हैं, 3 बार आप नहाते हो। यस, ये तो इवन इन विंटर्स एज वेल आई टेक 2 times शावर बिफोर गोइंग टू बेड और सुबह उठते। डज इट? एंड आई एम अ पर्सन लाइक हु वेक अप्स इफ आई डोंट हैव एनी प्लान, हु वेक अप्स, गेट रेडी, वेयर अ नाइस ड्रेस, एंड देन कॉल पे लोग बोल रहे थे कहाँ जाना है, मैं कहीं नहीं भाई, घर का ड्रेस है मेरा।
तो एवरीबॉडी इज लाइक ये घर पे ऐसे रेडी होके कौन बैठता है? मैं बैठती हूँ भाई, देख ले भाई, मैं बैठती हूँ। मेरा ये स्केड्यूल है एवरीडे। मेरे को कहीं जाना हो या नहीं जाना हो, मैं आपको हमेशा ऐसे मिलूंगी कि हाँ जैसे सलोनी का आज कुछ शूट है। ओके कभी शेड्यूल आपका हैम्पर नहीं हुआ, आपका काम वगैरह कभी हैम्पर नहीं होता इसकी वजह से? नहीं, आई ट्राई टू मैनेज एनी हाउ, मतलब मेरे लिए ये प्रायोरिटीज है। ओके नॉन नेगोशिएबल्स। हाँ ये मेरे लिए प्रायोरिटीज है कि मुझे उठ के अच्छा दिखना है, कि कोई भी आ जाए या कुछ भी हो, मुझे ऐसे, मैं घर में ऐसे नाइट सूट में या नहीं घूम सकती। नाइट सूट भी मेरा अच्छा होना चाहिए घर में। क्या बात है। ओके सलोनी, नाउ वी हैव अ रैपिड फायर राउंड फॉर यू. Okay, let's just get started. And it's a small one, so. Okay. But we have 2 rapid fires, so you have to, act accordingly. Let's start with a rapid fire round. Love or career? Career. Okay. Fame or peace? Peace. Makeup or skincare? Skincare. Okay. Red flag or second chance? Second chance. Marriage or soulmate? Marriage. Okay. Mountains or beaches? Now beaches. Now beaches. Earlier mountains. Yeah. All right. Coffee or chai? Chai. Okay. Travel in India or abroad? Abroad. Instagram reels or real life? Real life. All right. Trust or communication? Communication. All right. So now we have another rapid fire for you, which is 1-word answers. Okay. So yeah, be ready for it. Whose love do you think is truly unconditional? Parents. Okay. One thing you can never compromise on in a relationship? Cheating, like trust issues and loyalty. All right. What's the biggest green flag that instantly attracts you? Who remembers my small things. Okay. What's the complete deal breaker in a relationship? Hitting on girls, like texting any girl. It's a deal breaker. इसके आगे कोई बात नहीं. Great. What's more important in a relationship? Love, respect or loyalty? लव रिस्पेक्ट तो बहुत बाद में आ जाती है, लॉयल्टी ऑब्वियसली. लॉयल्टी, रिस्पेक्ट भी झेली जाती है एक टाइम पे, बट लॉयल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिस्पेक्ट मतलब यार हो जाता है, बट लॉयल्टी नहीं झेली, मतलब लॉयल्टी अगर ब्रेक हो जाएगी तो वो नहीं झेल सकती. बट रिस्पेक्ट वाला सीन कभी मेरे ऐसा, किसी ने मेरे को ऐसा डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है, तो आई हैव नो आइडिया. Alright. It was a quick one. Both the rapid fires are done, and now I have some closing questions for you. What is the one thing that you are most proud of today? I have my own house. Like we have our own house. Okay. Because of this career only. Okay. और आज की जनरेशन को अगर आपको कुछ एडवाइस देनी हो, कुछ मोटिवेशन, कुछ वो जो आपने अपनी ज़िंदगी से सीखा हो और आपको शेयर करना हो तो? So like जो भी मुझे प्रॉब्लम है, अगर मैं औरों की लाइफ में देखूं तो उनके पास और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हैं. एटलीस्ट मेरे पास अच्छी फैमिली है. अगर आज मैं अर्न भी नहीं करूँ तो आई हैव लाइक नाइस बैकग्राउंड, कि मेरे डैड इतना अर्न करते हैं कि मेरा आराम से देख सकते हैं, मतलब लाइफ टाइम देख सकते हैं, मेरा भाई भी, मेरे पापा भी. तो लोगों के पास वो चीज़ें नहीं होती, उन्हीं को सब कुछ करना होता है. तो मैं हमेशा उस चीज़ के लिए सोच के चलती हूँ कि मेरे पास सब कुछ है, बट अगर आपको लाइफ में कुछ करना है खुद से तो कंसिस्टेंट रहो. टाइम लगता है कि हाँ आज शायद जो लोग वीडियोस बनाते हैं उनको लगता है यार हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे या कुछ भी नहीं हो रहा है, तो एक टाइम के बाद वो चीज़ें मतलब पहुँचती है लोगों तक अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे. क्योंकि मैंने यही सीखा जब मेरे डाउनफॉल आया या मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती थी तो मैं पोस्ट करना छोड़ देती थी, तो जिसकी वजह से मेरे फॉलोअर्स भी टूटे या मेरी ऑडियंस टूटी. बट नाउ लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ नहीं कॉम्प्रोमाइज़ होने देती. सो वही होता है कि आप कंसिस्टेंट रहो, चीज़ें वर्क करेगी, फॉर श्योर वर्क करती है. मतलब मैंने तो ये देखा है कि मैंने अगर अपने काम को 100% दिया है तो सामने से मुझे रिजल्ट 200% आया है. ग्रेट. और अभी आपका जो भी आउटलुक है लाइफ को लेके, जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आपकी वाइब है, इट्स गिविंग. तो लोग ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि वेयर डू यू गेट ऑल दिस पॉजिटिविटी फ्रॉम. ऑफ कोर्स देयर इज अ पेरेंट्स एंगल जो है, आपके जो डैड है, सुपर डैड जो है, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है आपकी लाइफ में. बट स्टिल देयर इज समथिंग अबाउट यू दैट वी ऑल वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट ड्राइव्स यू, व्हाट कीप्स यू फोकस एंड व्हाट कीप्स यू कीप गोइंग. या सो आई हैव पीपल अराउंड जिनकी सैलरीज मुझे देनी होती है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. एंड लाइक आई स्टार्टेड एट अ अर्ली एज फ्रॉम 17 एंड तब से मैंने अपने घर से 1 रुपये नहीं लिया है.
Okay. एक मतलब फ्रॉम लाइक ऑलमोस्ट 11 ईयर्स 12-15 ईयर्स हो गए हैं कि मैंने अपने घर से पैसे नहीं लिए हैं बिल्कुल, मेरी कॉलेज फीस से लेके हॉस्टल के पैसे या कुछ भी, वो मैंने खुद ही किया है। तो ऑब्वियसली मुझे उनके लिए काम करना पड़ता है, मेरे पास सर्वेंट्स है जिनको मुझे सैलरी देनी होती है। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो कैसे चलेगा, और मैं काम नहीं करती हूँ तो मेरा दिमाग और ज़्यादा ख़राब होता है, तो मेरी हेल्थ और ज़्यादा ख़राब होती है। एंड ऑब्वियसली अगर मैं काम नहीं कर रही हूँ तो मेरी फैमिली को पता चल जाता है कि कुछ तो रॉन्ग है, तो मुझे उनको दिखाने के लिए काम करना पड़ता है। तो इवेंचुअली वो एक सर्कल ऐसे घूमता है कि मैं उनको दिखाने के लिए काम करती हूँ कि मैं ओके हूँ, और उससे मेरा काम भी चल रहा होता है बढ़िया। ओके। सो या इस तरीके से आपका पूरा, और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी को भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करूँ, बिकॉज ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत ही नेगेटिव बातें ही करती रहती है। तो मैं ज़्यादातर खुद से बात करके या भगवान से बात करके समझा लेती हूँ खुद को। ओके। ऐसे तो आई एम श्योर आपके फॉलोअर्स जो हैं इतने सारे, आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं, सब कुछ बात करते हैं, बताते हैं, आपकी एक कम्युनिटी है ऑफ कोर्स। बट ऐसी कोई चीज़ जो आपके फॉलोअर्स को ना पता हो आपके बारे में, या उनको गलत पता हो, या कुछ ऐसा, इफ़ यू वांट टू शेयर? ऐसा तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने कभी, मतलब जो सलोनी सोशल मीडिया पे दिखती है वो रियल से बहुत डिफरेंट है। वो सलोनी मित्तल तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब मैं जल्दी से टूटती नहीं हूँ या जल्दी से रोती नहीं हूँ। अब मेरे तो आंसू ही ख़त्म हो गए, मतलब ऐसा हो गया, अभी मैं ऐसे मोमेंट पे आ गई, मेरे ख़त्म हो गए, अब जितने आंसू आने थे आ गए। सो लोगों को लगता है कि बहुत ही एटीट्यूड है, बहुत ही मतलब एरोगेंट है या कुछ ऐसा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम स्टिल अ 16 ईयर किड जो अभी भी इधर से उधर झल्ली होके घूमती है। मैं मॉल में ऐसे घूम रही होती हूँ, फिर मेरे को लोग आके रियलाइज़ कराते हैं अच्छा ठीक है, मुझे ऐसा होता है मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे ऐसे एक्ट करना है, और ठीक है। तो अभी मैं वैसे ही हूँ। आई मीट माई फैंस, मतलब मेरा एक फ़ैन का पूरा ग्रुप है, मैं उनसे मिलती हूँ, चाहे मैं वो बैंगलोर से हो, मैं उनसे भी मिली हूँ, दिल्ली के फ़ैन से भी मैं मिलती हूँ, उनसे आई यूजली टॉक, मैं वीडियो कॉल पे भी बात करती हूँ, सबसे मैं वैसे ही हूँ जैसे मैं अपने नॉर्मल फ्रेंड्स के साथ हूँ, मैं वैसे ही अपने फ़ैन पेजेस के साथ भी हूँ। ओके सलोनी, इट वाज अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन विद यू। थैंक यू guys, as you can see, first like podcast and it's amazing. You nailed it. It didn't look like it was your first podcast. I'm sure there are so many people out there जिन्होंने आपको सुना और आपसे इतने सारे सवाल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपने सब पहले से ही बोल दिया। इससे अच्छा क्या हो सकता है एक होस्ट के लिए? आपसे जो भी हमने कॉन्वर्सेशन करी, मुझे बहुत मज़ा आया, और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को भी बहुत पसंद आने वाला है ये पॉडकास्ट। तो गाइज, वी डू लॉट्स ऑफ पॉडकास्ट, हम हर रोज़ पॉडकास्ट करते हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं, बट देर आर सम पॉडकास्ट दैट स्टेज विद यू, and this one is that one for me. It is going to stay with me, your positivity and everything, it's love. तो आई होप आपने भी ये पॉजिटिविटी फील करी होगी। आपने देखा कि किस तरीके से सलोनी ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, किस तरीके से अपने हेल्थ इश्यूज़ को केटर किया, और उसके बाद भी पॉजिटिविटी है, चुलबुली है और चिल गर्ल है। आई मीन दैट इज़ समथिंग विच इज़ कमेंडेबल। So I hope you enjoyed today's episode, and you know the drill. If you like the episode, like, share, subscribe and keep watching Fit Tak. Yes. Wait, lifestyle के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।